देखिए ओवर थिंकिंग आदमी कैसे करता है। कोरिया मेरा जाना हुआ, वहाँ पे एक बहुत मशहूर बैंड है BTS नाम का। एक टीम हॉलीवुड से आई होगी सिक्योरिटी की, एक कोरियन लोगों ने अपनी टीम बुलाई है, ठीक है। तो कोरियन जो प्रोड्यूसर है उसको बुलाया, यार BTS की टीम तो होनी चाहिए। इस बात से मैं पूरा अनभिज्ञ था कि ये बेचारे बहुत ही मशहूर लोग हैं। और मैंने जब ये बात लोगों को बताई कि मैंने 45 मिनट उसी कमरे में सांस लिए जहाँ वो थे, लोग बेहोश हो गए। इस नजरिए से ओवर थिंकिंग के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड में आप देखो तो उदय चोपड़ा है। तभी कहते हैं दिमाग पे लगाम लगाना जरूरी है साहब। शादी भी संभावना है। पतले होने में दुख बहुत है। जितने लोग पतले होने का प्रयास कर रहे हैं, जो पतले हैं, आप उनसे जीवन में मिले, इतना उनका दिमाग काम नहीं कर रहा आधे ज्यादा टाइम, ब्रेन फॉग हो रहा है उनको, हर चीज के लिए मना कर रहे हैं। हाँ चक्कर खा जा रहे हैं। कई लोगों में उठने बैठने लायक नहीं है। चाय पूछो, पानी पूछो, नहीं मैं तो नहीं। अरे साहब खुश तो रहो कम से कम। आधे टाइम तुमको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है दुनिया में, लोग क्या बोल रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि बहुत सुंदर, बहुत गुड लुकिंग लोग बहुत रैंडम लोगों को डेट कर रहे हैं। जैसे अपने दोस्त से पूछा भाई तू क्या खाएगा, तो वो जनरली बहुत कम होता है कि उसके पास एक रेडीमेड आंसर हो। वो कहता है कि ठीक है तू देख, मैं भी अपने में देखता हूँ। उसमें डिस्काउंट कूपन का भी है कि किसके फोन में डिस्काउंट कूपन है, वो सब भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। भारत में जीवन जीना एक कला है, ठीक है, और आपको उसमें पारंगत होना पड़ता है। मुझे समझ में आया है कि सारे पैसे वाले लोग ना गरीबों से जलते हैं, जैसे कि दाल तड़का और जीरा राइस, ये बहुत लोग गलत नहीं बनाते हैं। और इसमें एक चीज और भी है कि जो बिरयानी होती है वो वेज नहीं होती है। इसके जो कल्ट गानों की चॉइस है ना, लोग भाई नशे कर रहे हैं, हम जो स्टोरी पे गाना लगा रहे हैं उनसे। एंड दैट इज व्हाट यू वांट कि तू ओवरथिंकर है ना, ले मैंने तेरे को होमवर्क दे दिया, लग जा, जुट जा काम में। इंस्टा को ऑटोमेटिकली रोक देना चाहिए। जैसे कोई फटाक से अपलोड कर रहा हो तो ऐसे 5 सवाल एक्स्ट्रा पॉपअप होने चाहिए, क्वेश्चनर दे देना चाहिए। Are you all right? Is somebody following you? Are you under influence? हाँ और क्या? ठीक तो है ना? इतने जल्दी क्या फैसला है? जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। Is this your account? दुर्घटना से देर भली, एकदम रोक दे। हाँ और क्या? कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें हमारे खतरे का अंदाजा है पर लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं। बहुत पुराना हो गया हूँ मैं भी इंटरनेट। हमेशा ओवरथिंक कर देता हूं मैं। ज़रूरी पोस्ट करनी हो, कोई फीडबैक दिलाना हो, बॉस का मैसेज आ जाए या उससे मिलने जाना हो, हमेशा ओवरथिंक कर देता हूं मैं। तो साहब मुनीर नियाजी की कविता की पैरोडी अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अपने लिटरेचर में ओवरथिंकिंग के रेफरेंस बहुत कम है। ओवरथिंकिंग को उसका ड्यू स्पेस नहीं मिला है इस शो के प्रोड्यूसर के मुताबिक। लेकिन एक रिपोर्ट अपने हाथ में लगी है जो ओवरथिंकिंग के बारे में ही है, जो ये दिखाती है कि हमारे देश में ओवरथिंकिंग बहुत भयंकर तरीके से हो रही है। और इस रिपोर्ट का नाम है हाउ इंडिया ओवरथिंक्स। और ये कहती है कि साहब 81% भारतीय रोज़ 3 घंटे बिताते हैं ओवरथिंकिंग में ही। तो लोग सोच क्या रहे हैं, ब्रेन रॉट के अलावा उनके दिमाग में जा क्या रहा है, उस पर आज हम बात करेंगे। और ओवरथिंकिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं 2 ओजी ओवरथिंकर, सौरभ द्विवेदी और जाकिर खान। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू कुलदीप। ये आप पहले तो ये जैसे आप दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं, ये मैं जानता हूँ। ज़्यादा बड़ा ओवरथिंकर कौन है दोनों में? मेरे ख्याल से इसका श्रेय मैं लेना चाहूँगा पर्सनली। हाँ, मैंने तुरंत हाथ उठा दिया। हाँ, क्योंकि ये हमारी सभ्यता का भी पार्ट है। चिंतन मनन की जितनी बातें हमारी सभ्यता में की जाती हैं उतनी किसी सभ्यता में नहीं की जाती। कि चिंतन करिए, मनन करिए, है ना। और हमारे यहाँ पे बड़ा लिटरेचर भी है इसके अराउंड कि चिंता ही चिता का कारण है, ठीक है। बड़ी उसके बारे में बातें कही गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सारी पर्सनैलिटीज से आपको चेक करनी पड़ती है हर चीज़। जो भी आपके अंदर 10-15 आदमी रहते हैं, ठीक है, उनसे आपको पहले पूछना पड़ता है कि भाई ये जो हम कर रहे हैं ठीक है कि नहीं है, ये सब वो सब। उसके बाद जब तक वो टाइम निकल जाता है, फिर आप उसमें निकल जाती है ज़्यादा लेट हो गया, है ना। हर छोटी छोटी चीज़ में आपका जो है कंट्रीब्यूशन आप लगातार ही जो है ओवर थिंकिंग से ही हो पा रहा है। जैसे कि मैं टेक्स्ट का रिप्लाई करने में बहुत देर लगाता हूँ। अच्छा। नियत से नहीं, खासकर उन लोगों का जिनसे मैं एक्चुअली टेक्स्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर ये रिप्लाई करें तो बहुत देर लगाते हैं, है ना। मतलब मैं उन लोगों को इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए आपने मुझे लिखा कि जाकिर भाई मिलके बहुत अच्छा लगा और इतना बढ़िया आपसे मुलाकात रही, बड़ी गर्मजोशी से आपने कोई लंबा मैसेज लिखा, तो अब मुझे इसका मैसेज आपको लिखना है अच्छे से, और मैं भी उतनी गर्मजोशी से आपको रिप्लाई करना चाहता हूँ। पर क्योंकि मुझे अच्छे से लिखना है तो वो मुझे अच्छे से लिखना पड़ेगा, और उसके लिए लगेगा मुझे सोचना पड़ेगा। तो अब 2-3 दिन अब 2-3 दिन तो मुझे सोचने में ही लग गए। फिर 3 दिन बाद ऐसा लगा कि अरे अब तो कुलदीप को बुरा ही लग गया होगा, तो अब अपॉलॉजी भी लिखनी पड़ेगी। अब एक और ऐड हो गई
कि मुझे एक बहाना भी सोचना है कि क्यों मुझे देर हो गई, ये तो नहीं बोल सकता मैं 3 दिन से सोच रहा था, ठीक है। फिर वो बहाना सोचने में हफ्ते 15 दिन होते, उसमें 2 बार कुलदीप मिल गए मुझे पर्सनली, ठीक है। तो ऐसे में वो विंडो खाली ही रह गई। और फिर आप जब मेरे बर्थडे पे मुझे बर्थडे विश करने के लिए खोलते हैं विंडो, तो आप देखते हैं कि यार बड़ा घटिया आदमी, यार इसने तो हमको रिप्लाई नहीं किया। तो अक्सर कुछ लोग बर्थडे तक विश नहीं करते हैं। तो अब ये मैं उन्होंने मुझे बताया नहीं, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि क्योंकि मैंने उनका टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया था, एक स्टेप मिस कर दिया है। इन्होंने रिप्लाई नहीं किया और उस बीच हमारे बीच 4 बार बातें हो गई। उनका भाई अपन को उसका रिप्लाई करना है, उसमें क्या क्या होना चाहिए ये डिस्कस भी हो चुका है। हाँ, कि ये मैंने पूछ भी लिया, तस्दीक भी कर ली कि यार वो मैसेज आया था उसका क्या जवाब देना चाहिए, ये डिस्कस भी कर लिया। पर अब फिर बर्थडे आ गया, बर्थडे पे आपने फिर मुझे मैसेज नहीं किया, तो एक हमारा भी कोई ईगो है कि नहीं है। फिर हम ये भी सोच रहे हैं कि बर्थडे पे रिप्लाई नहीं किया, बर्थडे पे विश नहीं किया, इस आदमी को कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। पर वो जवाब नियत से था, पर एक्शन में नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से उसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं विद्वान। और इसमें एक जो निहायत ज़रूरी चीज़ है, आज सुबह सवेरे मैं अपने बगीचे में गया तो मैंने देखा कि गमले ऐसे वो सैक बैग था सब्जी उगाने के लिए, और उसमें नीचे एक छेद हो गया था और उस छेद से पीपल निकल आया था। पीपल की ये खासियत है कि वो कहीं भी उग सकता है, किसी भी मुंडेर पे ग्रिल के बीच में। और ओवर थिंकिंग की भी यही खासियत है। हाँ, जाकिर शो करने जा रहे हैं, 5 मिनट में इनका नाम अनाउंस होना है, 5 मिनट है और अपन बात कर रहे हैं, और कोई अगर हमारी तब बातें सुन ले तो कहेगा ये कैसे लोग हैं, किसी भी इसका विषय शो कैसी है भी बात हो और सकती ये है। किस विषय पे बात कर रहे हैं। वो भिंडी से लेके भारत के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया तक, इसकी रेंज बहुत बड़ी जी है। हाँ। हाँ, तो एक मैं बताऊं, एक कोरिया मेरा जाना हुआ एक किस्सा मैं आप लोगों को। कोरिया मेरा जाना हुआ, वहाँ पे एक बहुत मशहूर बैंड है, ठीक है ना, BTS नाम का, ठीक है, ठीक है। अब ये एक मुझे मालूम है कि BTS नाम का एक बैंड है। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो मेरे दिमाग में कहीं पार्क है। मुझे भी पता है कि उनकी बड़ी मकबूलियत है, मशहूरियत है, वो भी मुझे मालूम है। और बाय चांस की बात है कि मैं किसी एक इवेंट के सिलसिले में वहाँ था, और बहुत बड़े सेलिब्रिटीज से मिलने के लिए हम लोग गए थे वहाँ पे इंटरव्यू करने, और वो लोग भी उनसे मिलने आए, ठीक है। तो एक कमरे में, क्योंकि मैं लेट था, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं लेट था क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था। तो मैं बाद वाली बैच में सिर्फ उन 5 लड़कों के साथ और मैं, ठीक है। तो मैंने उनसे, जैसे कि हमारी एक आदत है, ये लड़का माइक लगाने आया, उससे पूछ लिया अच्छा क्या नाम है, अच्छा कहाँ से हो, एक थोड़ा हल्का सा अपन कर ही लेते हैं। तो वहाँ पे मैंने पूछ लिया अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से हो तुम लोग, निकला हम लोग BTS से। अच्छा, कैमरा अलाउड नहीं था, बड़ी निजी मीटिंग थी, उनके जो मेन जो एक्टर थे, जो सेलेब थे। अब मैं उसमें चला गया हूँ कि देखो, एक टीम हॉलीवुड से आई होगी सिक्योरिटी की, एक कोरियन लोगों ने अपनी टीम बुलाई है, ठीक है। तो कोरियन जो प्रोड्यूसर हो उसको लगा यार BTS की टीम तो होनी चाहिए, जिसको अपन बिहाइंड द कैमरा कहते हैं, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन, है ना। तो बिहाइंड द सीन के हिसाब से मैंने कहा एक टीम तो वो होगी। इस बात से मैं पूरा अनभिज्ञ था कि ये बेचारे बहुत ही मशहूर लोग हैं, ठीक है। और मैंने जब ये बात लोगों को बताई कि मैंने 45 मिनट उसी कमरे में सांस लिए जहाँ वो थे, लोग बेहोश होश हो गए। पर देखिए कि मैं टेंजेंट आपको किधर भी ले जा सकता है, आप ऐसा नहीं कि आपके हाथ में है वो चीज़। मैं ऐसे कि उनकी दयनीय स्थिति के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि भाई बेचारे लड़के क्या क्या चलता है ना, सब दुनिया खिचड़ी है भाई। जो सिम्टम्स है ना और ओवर थिंकिंग के, ये जो सेंटर फ्रेश की रिपोर्ट है हाउ इंडिया ओवर थिंक्स, उसमें बताया गया है, उन लोगों से सर्वे किया गया, तो इसमें ये बताया गया कि पिज्ज़ा पर कौन सी टॉपिंग डालें, इस पर देश सोच रहा है। 61% देशवासियों के लिए इलेक्शन से ज़्यादा खाने का सिलेक्शन ज़रूरी हो गया है। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा क्या तय करना मुश्किल होता है, तो 61% लोग इस रिपोर्ट के मुताबिक रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर करें ये चुनना उनके लिए मुश्किल है। और अपने देश का नेता चुनने में 39% लोगों को मुश्किल होती है। तो नेता चुनना कंपैरेटिवली आसान है। नहीं, ये ठीक भी है। देखिए, नेता आप अमूमन 5 बरस में चुनते हो, और अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो सारे नेताओं को आप एक ही बार में चुन लोगे, एक ही बूथ में जाके, अगर हो गया तो। खाना आपको हर दूसरे चौथे दिन ऑर्डर करना होता है, उसमें एक और अगर वैरायटी आप घर से कर रहे, हाँ, और वो महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारी अब तक की जो समझ है वो ये है कि नेता तो अपन जैसे भी चुने, वो जाके वैसे ही भाषण देंगे, वैसे ही काम करेंगे, उसमें ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी है। ये अपने पेट के भीतर जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन मरण का प्रश्न है, तो इसमें तो समय लगेगा। आप लगाते हो उसमें, जैसे बोले कि जैसे अपने दोस्त से पूछा भाई तू क्या खाएगा, तो वो जनरली कुछ बहुत कम होता है कि उसके पास एक रेडीमेड आंसर हो। वो कहता है कि ठीक है तू देख, मैं भी अपने में देखता हूँ। फिर वो अपने में देख के आपको कुछ बताएगा, ऑर्डर एक ही फ़ोन से होगा। हाँ, क्योंकि उसमें डिस्काउंट कूपन का भी है कि किसके फ़ोन में डिस्काउंट कूपन है, वो सब भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, भारत में जीवन जीना एक कला है, ठीक है। और आपको उसमें पारंगत होना पड़ता है कि किसके फ़ोन से डिस्काउंट कूपन मिल रहा है, किसके फ़ोन से नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई बार एंड्रॉयड और iOS में भी फ़र्क है भाव का। हाँ, हाँ,
तो वो भी इस पे आपको- भी रिपोर्टें आई हैं हाँ। इस कि पे भी एप्पल वालों को देखना- ज्यादा काटा जाता है। हाँ, नहीं तो बट इसलिए वो भी देखना पड़ता है। फूड ब्राउजिंग का हाँ। एक अपना वो है कि यार ये नहीं खाऊंगा मैं, खुद आदमी खुद चुनना चाहता है अब मेन्यू के बजाय कि मैं ये नहीं और ये वाला देख लेता हूँ, फिर भले ही मुझे ऑर्डर नहीं करना है, मैं करवाऊंगा किसी और से। और तो वो एक जो स्कैम भी ब्राउज चलता है ना, वो जो बॉक्सेस बन के आते हैं फिर कि अब ये ऑर्डर कर दिया, अब भाई तूने पोहा ऑर्डर कर दिया, तेरे को अतिरिक्त जीरावन चाहिए, एक्स्ट्रा प्याज चाहिए, भुजिया कौन सी चाहिए, तो उसके वो सेव 10-10 चाहिए। 15-15 20-20, तो ये बहुत सोचने का काम है भाई कि कोई हमको ऐसे नीचे से कटिंग करके ना ले जाए। आपकी फेवरेट टॉपिंग क्या पिज्जा पे? मैं तो देखिए इतने कैप्सिकम सारे मत लोग बोलिएगा बस। इतने सारे लोग कैमरे पे आके बोल गए हैं कि मैदा जो है वो जहर है। नहीं मैं- साहब, खुशी का स्रोत भी है मैदा। मैं सब ये सब टेक्नोलॉजी वगैरह और ये सब साइंस वाइंस अपनी जगह है ना। मैदा अपनी पतले जगह। होने में दुख बहुत है, ठीक है ना। पूरे टाइम जितने लोग पतले होने का प्रयास कर रहे हैं, जो पतले हैं, आप उनसे जीवन में मिले, इतना उनका दिमाग काम नहीं कर रहा आधे ज्यादा टाइम, ब्रेन फॉग हो रहा है उनको, हर चीज के लिए मना कर रहे हैं। हाँ चक्कर खा जा रहे हैं। कई लोगों में उठने बैठने लायक नहीं है, चाय पूछो पानी पूछो, नहीं मैं तो नहीं। अरे साहब खुश तो रहो कम से कम, पेट भर खाया नहीं है तुमने सालों से, हाँ आधे टाइम तुमको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है दुनिया में, लोग क्या बोल रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि बहुत सुंदर बहुत गुड लुकिंग लोग बहुत रैंडम लोगों को डेट कर रहे हैं। उसका कारण यही है उनका दिमाग ही नहीं चल रहा बेचारों के, बेचारे क्या करें जो जैसा टूटा टाटा समझ आ रहा है वैसे चल रहे हैं ना। तो वो भी एक बात है। तो ऐसा नहीं है पिज्जा की, आप पिज्जा पे रहिए, ठीक है, आप पिज्जा से आप दूर मत भागिए। नहीं वो तो इस तरीके की सभ्य महफिलों में बताने के लिए वुड फायर ओवन कैसा होना चाहिए और बेस कैसा होना चाहिए, टॉपिंग्स किस तरह की होनी चाहिए, कौन यहाँ कौन से अड़ता है चीज। मैदा ना यहाँ लगता है, हाँ एक छूता है मैदा दिल को मेरे, ठीक है, जो बाजरा नहीं कर पाता है। बाजरा मुझे छीलता हुआ जाता है, मैदा सहलाता है कि भाई मैं हूं, मैं आ गया। ऐसे राजस्थान ठीक ने है। ऐसे दुख में करवट ली, ये मेरा लड़का मोटे अनाज की बेइज्जती कर रहा है। अरे भाई और नहीं तो क्या, हम तो सब बचपन में बाजरा खा के बड़े हुए हैं। हमारी दादी को किसी ने गलती से पूछ लिया था कि तुम्हारे घर में बाजरा बना है क्या, तो उन्होंने जबकि बना था तो उन्होंने कहा हम क्यों खाएंगे बाजरा, हम तो गेहूं की गोरी गोरी रोटियां खाते हैं। तो जीवन में समृद्धि आएगी तो और बेहतर आटा होगा ना, और छना हुआ और साफ, ठीक है। आप लोग फिर उधर ले गए, ये क्या मिलेट ईयर आ गया। मुझे समझ में आया है कि सारे पैसे वाले लोग ना गरीबों से जलते हैं और वो देखते हैं ये लोग खुश क्यों, ये क्या खाते हैं, इनका खाना छीन लो, ठीक है। कि ये फिट इसलिए है क्योंकि ये बाजरा खा रहा रे, इनका बाजरा लो, ठीक है। अरे नहीं, वो खड्डा भी खोद रहा है इसलिए वो वैसा है भाई। ऐसा कोई गो टू ऑर्डर है कि जब समझ नहीं आ रहा यार ये मंगा ले, काम खत्म कर, अभी सोच नहीं पा रहा मैं ज्यादा? मुझे ऐसा लगता है कि बिरयानी को उसका श्रेय जाना पड़ेगा, या दाल चावल, हाँ ठीक है। जैसे कि दाल तड़का और जीरा राइस, ये बहुत लोग गलत नहीं बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही बिरयानी बहुत मेहनत लगती है इसको बिगाड़ने में। हाँ मतलब कि यू रियली हैव टू बी अ बैड ह्यूमन बीइंग टू रूइन अ दाल चावल और बिरयानी की। बहुत ही ज्यादा आपको मतलब आप बिल्कुल ही नियत से ही खराब हो आप आदमी, तो ही आप बुरा बना पाओगे उसको। वरना वो चावल है, चिकन है, उसमें बन जाता है काम। बेसिक चावल उबालने, उसमें जीरा का छौंक है ना, इधर दाल है, उस पर एंड में तड़का मारना है। मतलब हमको आ गई थी बनाना कोविड में यार, किसी को भी आ सकती हो, ठीक है। तो ये गो टू ऑर्डर्स हैं साहब हमारे। और इसमें एक चीज और भी है जो कई बार कही जा चुकी है, लेकिन वो बात इतनी जरूरी है कि बार बार दोहराई जानी चाहिए कि जो बिरयानी होती है वो वेज नहीं होती है। तो ये क्योंकि ये भी होता है जी, मुझे लगा कोई कहना दे इनसे, तो मुझे उम्मीद नहीं है थैंकफुली नहीं कि वेज बिरयानी। दीपक तेनगुरिया है हमारे यहाँ, बस हाँ, वो तो उन्होंने चाय का चुस्सड़। हाँ वेज बिरयानी महासंघ बनाया है अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा, उसके वो अध्यक्ष इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे हैरी पॉटर की सीरीज में हरमाइनी संघर्ष कर रही थी कि घरेलू जिन्नों को अधिकार मिले, हाँ वैसे ही दीपक तेनगुरिया ये संघर्ष कर रहे हैं कि वेज बिरयानी को मान्यता मिले। अच्छा। तो हम लोग का कहना है कि ये चीजें मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात, मैं थोड़ा आप दोनों से, चूंकि आप दोनों लोग पिज्जा प्रेमी हैं, मैं अभी तक वो शऊर विकसित नहीं कर पाया। हाँ। जब आपके सामने पिज्जा आता है तो आपको ऐसा नहीं लगता है जैसे वो जीओटी वोटी शुरू होता था तो जमीन पे नक्शे दिखाए जाते हैं, स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसे नजर नहीं आता उसको देख के कि वो जैसे वो गाना था कि जी में आता है मुर्दा सितारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं। वो बेस के ऊपर हमेशा ऐसी चीजें ऊपर सजी होती है तो उनको ऐसे उखाड़ लेने का मन नहीं करता है। उखाड़ते ही हैं उससे, मतलब उससे एक थोड़ा सा एक फ्लेवर तो उसी से चला जाता है। सबसे पहले तो वो जो उसमें तिकोना मेज लगा होता है ना, उसको एक साथ रखने के लिए आप उसको निकाल के अलग करते हैं, वो बपतिस्मा होता है, वो ओम वो इसलिए होता है कि वो छू ना जाए। हाँ, उसके बाद आप एक टॉपिंग कुछ भी उठाकर खाइए। मुझे पेपरिका की टॉपिंग बहुत पसंद है, रेड अच्छा, पेपरिका, हाँ। लाल वाली पेपरिका।
हाँ तीखी। जो हाँ वही मुझे भी वो बहुत हाँ, पसंद बढ़िया है ना। वाह साहब। और एक उसको तो थोड़ा भेल वेल में भी डलवाया जाना चाहिए। हाँ, थोड़ी वो खट्टी और तीखी का मिक्सचर है वो। हाँ, ऐसे जीभ के किनारे लगती है थोड़ी सी। हाँ, थोड़ा दिस सा इज ओवर थिंकिंग। हल्की सी होंठ पे भी आ जाती है तो जबान से अंदर लेना पड़ता है उसको, ऐसा वो कहना चाह रहे हो हाँ। क्या? पर ऐसा होता है कि बहुत सभ्य महफिल में बैठे हैं और एक पिज्ज़ा मंगा लिया गया या बड़ा एक पिज्ज़ा तो और प्लेट नहीं है, तो वो वाले पिज्ज़ा होते हैं जो लुढ़क रहे हैं नीचे को, ठीक है हाँ। हमने, जिसको ऐसे नीचे से जो मुझे जो दूसरी जो सभ्यताएं हैं, यूरोपियन और अमेरिकन सभ्यताएं, उनके बारे में जो मुझे लगता है कि वो बड़ा इस बात का बहुत छीछा करते हैं कि साहब हाथ से खाना खाते हैं, हाँ, जबकि उनका पिज्जा भी हाथी से खाया जाता है। हाँ, ठीक है ना। वो हाथी से पकड़ के खा रहे होते हैं और हम तो देखते हैं सारे गोरे लोगों को कि ऐसे ढुल रहा होता है चीज़ और ये सब वो सब। इतना हाथ तो हमारे गंदे नहीं होते दाल चावल खाने में जितने इनके पिज्ज़ा खाने में होता है, तो हो जाता है बहुत, है ना। पर मेरे ख्याल से एक जो मेरे साथ प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जो मैं सोच रहा हूँ अक्सर कि उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ, कि महफिल तो हम लगा लेते हैं, ठीक है ना, और खाना होता रहता है ठंडा, ठीक है। तो सब लोग जो है खा लेते हैं खाना, क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और बातें बहुत जरूरी हो रही बातें है। बहुत जरूरी है, तो हमने महफिल मूड भी सेट करना पड़ता है ना एक रूम का, यार आपको तो करना ही पड़ेगा। और अचानक से आप देख रहे हो कि सबने खाना खा लिया, आप ही खाना रह गया, तो अब आप बात भी कंटिन्यू कर रहे हो और खा भी रहे हो, तो आप चबा रहे हो चबड़ चबड़, और बाकी लोग ऐसे देख रहे हैं कि अरे यार बड़ा ही खा रहा है, खाए जा रहा है यार ये तो। ऐसा उन्होंने मुझे कहा नहीं। और मुझे ओवर थिंकिंग के बारे में एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ वापस इस टॉपिक पे आते हुए, कि एक सिर्फ इंडियन, क्योंकि कहानियों से मेरा बड़ा प्रेम है, एक स्टोरी टेलिंग का मैंने, क्योंकि सब भाषाओं में मैंने कहानियां सुनाने की कोशिश करी है और सुनी है बहुत सारी और पढ़ने की कोशिश करी है। हमारे यहाँ पे एक बड़ी यूनिक बात है भारत में, कहानी सुनाते वक्त हमारे यहाँ पे सामने वाले का रिएक्शन भी आप नोट कराते हो। हुंकारी। अरे वो तो रिएक्शन वैसा वाला नहीं, आप जैसे कि दोस्तों में भी अक्सर, भाई हम तीनों गए वहां पे, सामने वो बंदा खड़ा, वो सोच रहा भाई ये कौन लोग आ गए, उसने नहीं बोला ऐसा कुछ भी। ये आपका असम्पशन है। वो नॉर्मली भाई वो कह रहा है ये कुछ अलग ही दिल्ली से आ गए भाई, पूरा ऋषिकेश जो है काम गया हमारे आते ही, कह रहे भाई बंदे देखे तुमसे अलग अलग, उसने नहीं बोला ऐसा। पर आप एक जोड़ते हो, आपकी कहानी का पार्ट पार्ट होता है ये, है ना। तो ये मुझे बड़ा एक कमाल लगता है कि ये हमारे यहाँ ओवर थिंकिंग स्टोरी टेलिंग में भी है, हाँ, कि आप सामने वाले का पार्ट भी थिंक करके ही चल रहे हो। इस नजरिए से ओवर थिंकिंग के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड में आप देखो तो उदय चोपड़ा हैं। वो धूम में याद है आपको, हाँ, जो वो देखते थे और वो ओवर थिंकिंग का विजुअलाइजेशन सिखाया उन्होंने, जिसमें वो आगे की सोचते थे कि इससे मैं शादी करूंगा, फिर शादी होगी, बच्चा हो जाएगा, और सब वो विजुअलाइजेशन में चल रहा होता था जो भी उनका कैरेक्टर, जो कि मेरे ख्याल से वो एक ट्रू इंडियन मैन का रिप्रेजेंटेशन है। तो है, मैंने तो रिलेट किया था उससे। कि आप उसका अंत देखिए कि क्या क्या हो सकता है पोटेंशियली, और उसके बाद आप उस कहानी में शादी भी संभावना है। हाँ, ऑफ कोर्स। पर ये कि ये बात है कि जब प्रेम मोहब्बत की बात हो रही है तो ये कहते हैं कि अगर एक ओवर थिंकर आपसे प्यार करता है देन ही रियली मीन्स इट, क्योंकि वो 100 वजहें सोच चुका है आपसे प्यार ना करने के पहले। वाह, क्या बात है। वैसे ओवर थिंकिंग में मुझे जो लगता है कि लोग सोचते हैं कि ओवर थिंकर्स को डेट करना बहुत मुश्किल है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा आसान है। कंफ्यूज कर दो नहीं, कंफ्यूज कर दो नहीं है, क्योंकि क्या है कि अगर वो आपसे अगर किसी बात को लिए नाराज़ है, तो पहले तो वो उनका इंटरनल कॉन्फ्रेंस ही इतनी देर चलेगा, तब तक आप अपना डिफेंस रेडी कर लो आप। ठीक है। उनकी आपसी वो जो 6-7 पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी जो कॉन्फ्रेंस बैठी है, ठीक है, कि ये इशू हुआ क्यों हुआ, उनकी क्या गलती थी, इनकी क्या गलती थी, जब तक उनका फाइनल, बस एक ये प्रॉब्लम है कि आप एक बंदे को नहीं 6 लोग को डेट कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपको ये भी डस्ट गया कि इस बार कौन मिलने आया है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि तुम में से कौन है इस बार आगे, बताओ जरा। कैप्टन कौन है? कि आज का कैप्टन, आज का सर दिन का होता है उनमें, दिन का कैप्टन कौन है, जरा लाओ तुम्हारा पहलवान सबसे भारी आज लड़ने कौन आए हैं। तो वो भी एक इजी रहता है। ऊपर से क्या है कि बहुत लड़ाइयाँ वो खुद ही रिजॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है, बशर्ते आपको पता हो कि चुप्पी भी एक अचूक हथियार है एक समय तक। हाँ, नहीं, दूसरा क्या है कि अगर वो आपसे प्रेम करते हैं तो वो आपका हिस्से का डिफेंस सोच चुके हैं। आप जो भी सच बताएंगे उसका क्वालिटी लो ही रहेगा। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी। हाँ। कहते कहते वो नाखून भी कर रहे हैं। ये अपन इस वाले प्रेम मोहब्बत वाले चैप्टर पे फिर से आएंगे जी, पर ये इस सेंटर फ्रेश की रिपोर्ट ये कहती है कि लोग इन सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को लेकर के भी बहुत ओवर थिंक करते हैं, और 35% लोग इंस्टा स्टोरी डालने से पहले कम से कम 5 घंटे सोचते हैं। हाँ, मतलब ये काफी एफिशिएंट लोग लग रहे हैं मुझे जो 5 घंटे सोच रहे हैं। भाई गाना
कैसा गाना ही है ना मेन, मेन उसमें तो गाना। गाना भाई ऐसा आपके फॉलोअर्स हैं चाहे 180 हो, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि भाई यार गाने जवाबदेही है उनके प्रति। गाने तो ये लगाता है भाई, एक हल्का सा एक वो है कि भाई इसके जो कल्ट गानों की चॉइस है ना, लोग भाई नशे कर रहे हैं हम जो स्टोरी पे गाना लगा रहे हैं उनसे, ठीक है, तो उसका एक आपको एक आपकी आपका एक नैतिकता के तौर पे भी आपको देखना पड़ता है वो कि गाना कौन सा जाएगा, आप रिपीट नहीं कर सकते। आप नहीं लगाते टाइम अरे पे? बिल्कुल, आपके 6-7 मिलियन है आपके। बिल्कुल साहब, वो 6-7 मिलियन चाहे 180 सम्मान उतना ही होगा, ठीक है। गाना लगाने में समय लगता है, आप देखिए मेरी स्टोरी पे कभी चेक कर लो भले से, एक एक पे ऐसा नगीना गाना है भाई, सब ढूंढ के लाया हूं मैं। आपको ये भी देखना होता है कि आज कौन सा आज दुग्गल साहब क्या बने, ठीक है। जैसे आज सुबह हम क्लासिकल प्रेमी, तो अहिर भैरव की स्पेलिंग गलत है उसमें, पर अहिर भैरव को आज प्रमोट किया गया है। अच्छा, कि क्योंकि लग रहा था कि थोड़ा छितला माहौल हो रहा है, थोड़ा वापस से शास्त्रीय संगीत के प्रेमी बने हैं। कभी आप धीरे सी आप अल्ताफ राजा की तरफ भी चले जाएंगे, क्योंकि भाई रूट से आते हैं, क्यों नहीं, इंदौर में रहे हुए हैं, सबको देखा हुआ, खजराने के पले बड़े लड़के है ना। वो तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है, हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। कुछ देर हम घर पे तेरे नहीं। और इसमें ना अगर स्टोरी में गाने लगाने की बात है, उसके कुछ पैटर्न है जो आपको फिक्स कर लेने हैं, जिसमें पहला तो ये है कि वो तो नहीं लगाना जो सब लगा रहे हैं। हाँ, और ये तो रूल नंबर 1 है, ट्रेंडिंग में नहीं जाना। हाँ, ट्रेंडिंग में नहीं जाना है, बहुत इजी। दूसरा, मेमोरी लेन से आप कितना चौंकाऊ गाना ले आए। एक बार हमारी एक दोस्त हैं, मुझे उनको जन्मदिन पे बधाई देनी थी, ठीक, लड़की हैं वो, उनके फोटो डाल के मैंने स्टोरी डाली और मैंने गाना लगाया, ये देश है वीर जवानों का अलबेला। कोई तुक नहीं इस बात का, पर वो अलबेलापन, वो अबूझपन, वो बिल्कुल कबीर की उलटबासी जैसा। हाँ, अभी जैसे कि जिसके लिए लगाई होगी उसने नहीं फोकस किया इस बात पे, पर जो लगाने वाला है, ये इंटरनेट की सबसे सुंदर बात है, ये उसके बारे में है ही नहीं जिसे बर्थडे विश किया है, मैंने कैसे विश किया है वो है उसके बारे में। सारा आर्ट ये कि मैं कितना अमेजिंग हूँ, मैं क्या गाने लगा देता हूँ और मैं क्या लिख देता हूँ स्टोरी पे, ठीक है, तो उसमें समय लगेगा। और कितने ऊटपटांग गाने आप ला सकते हो अतीत में जाके, और कितने मिसमैच गाने। मैं पिछले दिनों एक शो में गया, उसकी फोटो डालनी थी, क्योंकि आपको स्टाइलिस्ट को, डिजाइनर को, सबको टैग करना होता है। उसमें मैंने नागिन का गाना डाला है, श्रीदेवी का, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का धुन है, कोई लेना देना नहीं है, एक कॉमेडी शो का उससे। पर उसमें लोग, अरे यार ये गाना क्यों, अब आधे लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट यू वांट, कि तू ओवर थिंकर है ना, ले मैंने तेरे को होमवर्क दे दिया, लग जा, जुट जा काम में। पर फोटोज चुनने में, जैसे हम तीनों लोग मिले हैं, हम सेल्फी लेंगे, बाद में हो सकता है 4-5 सेल्फी लें, पर कौन सी वाली मैं लूं जिसमें अपनी आंख खुली हो और डबल चिन ना हो। हाँ, एक तो ये प्रॉब्लम है कि जैसे कि लोग अक्सर ये करते हैं, एक तो मुझे शिकायत भी है ये बहुत, मैं पता नहीं मैं कभी इसको खुल के प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं पाया, कि सुंदर लोग जो हैं वो सबको टैग नहीं करते हैं, तो ठीक है। ये एक विवादास्मक बात है, ठीक है। वो इतने आत्ममुग्ध लोग होते हैं कि वो लोगों को टैग नहीं करते, जैसे कि आप उनके लैंकी ही हो, ठीक है ना। अरे भाई, हम तुमको हर बार टैग करें, तुम भी हमको कोई एक आध बार तो टैग करोगे कि नहीं करोगे? हमारे भी तो इनबॉक्स में वो नोटिफिकेशन आए। फिर उसके बाद जो है उसी का बदला लेने के लिए जो एवरेज लोग हैं, फिर वो सुंदर लोगों को टैग नहीं करते हैं, फिर हमको कैसे पता चलेगा कौन है ये, है ना। तो ये वॉर अब खत्म होनी चाहिए गाइस, अब लेट्स मेक पीस। सुंदर लोगों के बारे में पता कम चलता है क्योंकि वो टैग नहीं हो रहा है, हम उनकी प्रोफाइल तक नहीं पहुंच पा रहे, हम फोटो में ही देख पा रहे हैं उनको। फिर नीचे कमेंट में लिख रहे हैं प्रोफाइल प्लीज, लिखने वाले लोग आते हैं, हर आईडी। तो वो एक बात, तो फोटो में भी आपको जो ये सब लोग इसलिए अलग अलग फोटो डालते हैं ताकि आपका बेस्ट एंगल कैसे रहे, आप कैसे लग रहे हैं, उसको भी चूज करने में टाइम लगता है। दूसरा क्या हुआ कि आपने फोटो अच्छी चूज करी, उस पर आपने फिल्टर भी लगा लिया, पर जो फोटो का एक्सप्रेशन है उसके साथ गाना नहीं मिल रहा है। हाँ, अटक गई बात, रह गए ना, है। फिर दूसरा, या तो गाना चेंज करो, पर अभी गाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैसेज तो गाना है ना। तो फिर फोटो चेंज, अब फिर हो गया ना, फिर वो मेहनत खराब हो गई आपकी 3.5-4 घंटे की। तो इसलिए स्टोरी एक बहुत ही एक आपकी पर्सनालिटी का स्टोरी जो है, ये समझ लीजिए डिजिटल कपड़े हैं हमारे, कि हम आज पहन के क्या निकले, ठीक है, भेस बदल काढ़ा। हाँ, तो वो तो इसलिए उसका उतना समय उसको देना जरूरी। जैसे कपड़े प्रेस होते हैं, ऐसे स्टोरी भी साहब, कि क्या मैं लिखूंगा, क्या जाएगा, तो उसमें समय लगता है, तो लगेगा। और जो लोग बिना सोचे विचारे स्टोरी डाल रहे हैं ना, मुझे तो उनके होने पे और उनके गंभीर होने पे बहुत संदेह है। मतलब इंस्टा को ऑटोमेटिकली रोक देना चाहिए, जैसे कोई फटाक से अपलोड कर रहा हो तो ऐसे 5 सवाल एक्स्ट्रा पॉपअप होने चाहिए, क्वेश्चनर दे देना चाहिए। Are you all right? Is somebody following you?
आर यू अंडर इन्फ्लुएंस? क्या हाँ, और तुम्हारा क्या? ठीक तो है ना? इतने जल्दी क्या फैसला है? जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। इज दिस योर अकाउंट? दुर्घटना से देर भली, एकदम रोक दे हाँ, भाई। और क्या? है ऐसे इसमें सिर्फ 38% लोग हैं जो कहते हैं कि वो 1 या 2 सेकंड में पोस्ट कर देते हैं। नहीं, उनकी देखिए, उनकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। वो समाज के लिए खतरा है। इतनी जल्दी ये लोग हैं जो गुस्से में थप्पड़ मार देते हैं, है ना, रेज, रोड रेज में पार्किंग गोली का चला झगड़ा दी, हुआ। हाँ, गोली हाँ, चला, ये वो सब वो लोग हैं भाई। इतनी जल्दी थोड़ी फैसला लिया जाता है भाई, ये कोई संयम है। दुनिया के सारे भले लोग वो हैं जिन्होंने स्थिर होके ठंडे दिमाग से से सोचा, और फिर तय किया कि गाना कौन सा लगेगा, क्या बात, जिसमें मोटा माटी 5 घंटे लग जाते हैं। और क्या, सही बात। आप वो करते हो क्या, फिट चेक, ड्रिप चेक, ये वाले से मतलब? यार करने का मन तो बहुत है, पर भगवान अगर साथ देते तो जरूर करते हैं। ठीक है, नियत अपने भी पूरी है। गैलरी में पड़े रह जाते, हाँ, सेव रह वही जाते हैं। नियत पूरी है कि इसमें तो अच्छा लग रहा हूँ, लिख सकता हूँ फिट चेक, पर आपको पता है कि आप 365 दिन में से 300 दिन में आप अंडर एवरेज ही लग रहे हो। ठीक है, नेवर स्टार्ट समथिंग विच यू कांट फॉलो। ठीक है तो आप देखिए, ये मुझे जो एक, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, एक कि हम ज़्यादातर जो लड़के हैं वो बहुत ही कम लड़के गुड लुकिंग होते हैं, है ना। ठीक है, तो हमारा जो कपड़े पहनने का जो तरीका, जब हम हमारे दोस्तों से पूछते हैं कि इसमें अक्सर जब लड़कियों से पूछती हैं तो वही पूछती हैं कि ज़्यादा तो नहीं हो गया, ओवर तो नहीं लग रहा है। ठीक है, और उनकी सहेली भी पूरा उसको जो है तस्दीद करती है कि नहीं ओवर कुछ नहीं लग रहा है, सही लग रहा है, अरे तुम तो जाओ फलाना ढिमका, You kill it, princess. या गो फॉर इट, यू गो गर्ल, You go, queen. ठीक है। वहीं पे लड़के जो हैं वो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि भाई, वो शब्द में नहीं कहना कि भाई वो तो नहीं लग रहा है, हाँ, क्या बोलते हैं? तो नहीं लग रहा हूँ भाई और उस पे वो अगर बोल दे बस इतने में तो तेरा भाई आज फोड़ देगा। ठीक है ना, तो उतना ही देखा है काफी। आपने महेंद्र सिंह धोनी वाला वीडियो, ए मैया बड़ा स्मार्ट लग रहा है रे। एक गाली दे वाला बहुत पुराना हो गया हूँ मैं भी इंटरनेट एक चीज को लेकर के लोग और ओवरथिंक करते हैं, वो है मैसेज जो व्हाट्सएप पे आया और उसमें ओके को लेकर के, अगर सिर्फ ओके का मैसेज आया या सिर्फ के या के, तो बॉस का एक ओके मैसेज सेंटर फ्रेश की रिपोर्ट के मुताबिक 23% भारतीयों के लिए ये 2 अक्षर सोच की सुनामी बन जाते हैं। 40% को लगता है कि सब कुछ ठीक ही होगा, 26% को लगता है कि अब इन्होंने एआई को हायर कर लिया है, 23% को लगता है कि अब हमें फायर तो नहीं कर देंगे, 11% ओके को 5 बार पढ़ते हैं कि इसमें कोई सीक्रेट कोड तो नहीं है। मैं इसका आपको एक लाइव उदाहरण देता हूं। आज ही का उदाहरण है, इसी शो से जुड़ा उदाहरण है। हमारी मार्केटिंग टीम है जिसमें सोनी काम करती है जी, है ना, प्रतिभाशाली लड़की। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, हाय सर एक रिक्वेस्ट थी, 6 डॉट, मतलब वो भी बहुत सोच रही है तो 3 की जगह डबल टाइप कर गई। शूट के बाद या पहले जब भी आपके और जाकिर सर के पास टाइम होगा, कैन आई हैव फैन गर्ल मोमेंट फॉर जस्ट 1 मिनट, वाह, प्लीज। और तीसरा जो प्लीज था उसमें मुझे लगा कि वो सा पे बटन दबा के भूल गई है, हाँ, तो वो लंबा प्लीज। ठीक, तो अब इस पे मैं इनको लिख देता अगर ओके, तो ये बहुत देर तक सोचती, और मैं चाहता था कि ये बहुत देर तक सोचे। वाह, तो मैंने ओके भी नहीं लिखा, मैंने लिख दिया टॉक टू योर बॉस। अब उनको मैंने और टाइम दे दिया सोचने का। वाह, तो कई बार जो ओके है वो एक तुरंत नॉड हो जाता है, पर कई बार आप चाहते हो कि वो ओके के बियॉन्ड जाए। पर ये बहुत सही है कि आपने कोई बहुत लंबी चीज लिखी कि मैंने जाकिर ऐसा है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ यार, हमारी बात नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, और बहुत दिनों से हमने एक दूसरे, और उधर से आया ओके। मतलब ये इतना कर्ट और कोल्ड नॉड है ना कि अब सामने वाले का फिर सिलेबस नए सिरे से खुल गया कि पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, सिर्फ ओके लिखा। मैंने प्यार भरी 5 बातें लिखी, आई मिस यू, आई लव यू, ये वो 2 ही लिख देता। और ओके भी 4-5 टाइप के होते हैं, मतलब ओके और 3-4 टाइप। और जो आप अपने दिमाग में, अगेन वही 6 पर्सनैलिटीज, वो अलग अलग वॉइस ओवर आर्टिस्ट आके बोल रहे हैं। तो आप उसकी फोनेटिक्स इमेजिन करते हैं कि ये किस धरातल पे खड़े होकर कहा इनने ओके। ओके इन जनरल ही जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा ड्राई है। मैं तो इसको ऐसे रखना चाहूँगा कि वो बड़ा रूखे मिजाज की कही बात है कि किसी ने आपको इतने एहतराम से कोई बात कही और उस पर आपने सिर्फ ओके कहा। जैसे कि बॉस लोग जो हैं
वो उनको लगता है कि दुनिया का काम उन्हीं को आया खाली, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि अब ओके ही डिजर्व करते हैं सब एम्प्लॉय, ठीक है। पर आपका ओके और नॉट ओके में क्या है कि मेरी अगले साल की बाइक की किस्तें रुकी हुई हैं, ठीक है ना, कि उसका मैं ले पाऊंगा कि कौन सी लेना है, कि RX 100 ले पाऊंगा या स्प्लेंडर से ही काम चलाना पड़ेगा वाली दुविधा उस पर अटकी हुई है। तो इसीलिए भी एक क्योंकि आपको पता ही है इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, तो आदमी अटका रहता है कि भाई ये इसका क्या मतलब होगा। और ऊपर से अगर मान लो ये ओके आ जाए 10:30-11 बजे, ऐसा अजीब टाइम है, आपने मैसेज डाला था 7 बजे, उन्होंने देखा नहीं, ड्राइव कर रहे थे, 10:30-11 बजे उन्होंने ओके लिख दिया। अब ये कोई समय नहीं है जिसमें आप फोन करके चेक कर सके, तो आपके तो 14-16 घंटे जब तक गए। कल एक तो इमीडिएटली अब आप आधे घंटे बाद चेक करोगे, ओके के बाद हो सकता है कुछ और भी लिखें, और उनका माने वो लिखे नहीं लिखे, पर वो आपसे ये उम्मीद करेंगे कि वो लिखें तो आप फौरन से रिप्लाई करो। तो इसमें बहुत सारी इसमें दुविधाएं हैं। और ये मेरे ख्याल से जो मैं तो आप 23% लोगों पे फोकस कर रहे हैं, मैं तो उन 26% पे भी चलना चाहता हूँ। वो उनसे बड़े वाले हैं, 23 से ज्यादा बड़े वो हैं कि AI ने मेरी नौकरी ले ली है भाई, वो रिजल्ट पे खड़े हैं, ठीक है। 23% को लग रहा है कि शायद हो गया है कुछ गड़बड़, 26 वाले तो वो हैं कि चलो भाई दोस्त को फोन लगाया जाए कि तेरी कंपनी में जगह है तो बताना भाई, ठीक है, या अपन दोनों मिलके जरा 2 भैंस खरीद के डेयरी का काम शुरू करें क्या। कई लोग क्या करते हैं, उस ओके को देख के फिर स्क्रॉल करके पिछले 20 मैसेज देखते हैं कि बिल्डअप यहाँ तक कैसे आया। हाँ वही आप 4 बार पढ़ते हैं। पैटर्न रीडिंग भी एक चीज है कि क्या ये ओके जनरली बातों पे भी ओके करते हैं क्या, है ना, ऐसे करके तो उसमें समझ आता है। कई लोग लिखते हैं ना HOW को HPW लिखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो ऑटो करेक्ट में होता है ना बहुत लोगों का, तो फिर वो समझ में आ जाता है कि ये किस पैटर्न में लिखते हैं। और वो उतनी देर तक वेट भी करते हैं जितनी देर तक व्हाट्सएप एडिट करने की गुंजाइश देता है कि शायद इस ओके को एडिट करके वो कुछ और कर दे, क्या कुछ और लिख दें यहाँ पर। जैसे श्योर, जो शब्द श्योर लिख देने में ना एक अश्योरेंस है, जैसे आपने कुछ लिखा उसमें लिखा श्योर। ओके तो बहुत ड्राई है सर। ओके इज नॉडिंग, या यू सेड कि मुझे वहां जाना है, आई सेड ओके, मतलब ठीक है, तुमने बोल दिया, मैंने सुन लिया। आपने किसी ने कुछ बहुत लंबा बोला और आपने बोला वो है कि अरे आगे क्या भाई, मतलब आपने बोला पापा वो पिकनिक ये सब वो सब फलाना ढिमका, नहीं भाई जा सकते ये मतलब बहुत ही पापा के पॉज जैसा है कि क्या होने वाला है नहीं मालूम आपको। हाँ का एक दौर आया था वैसे चैट में, ठीक है, है ना सर। वो तो देखिए वो जरूरी बातें हैं, वो सब मैं अपना जो मैं सीख रहा हूँ मैं सबको सिखाऊंगा, ठीक है। और वो बाय द वे आप कितना भी सिखा लो, कितनी भी अवेयरनेस आ जाए, पर आप उस पैटर्न में बात करिए, अच्छा ठीक है, वो अभी भी चलेगा, मालूम होने के बावजूद चलेगा वो। तो पर आप ओके की स्पेलिंग क्या लिखते हैं? ओके कभी लिखना पड़ा तो, या OKAY? मैं तो चरण छू लेता हूँ जो OKAY लिखते हैं उनके, क्योंकि मैं उनके घर जाना चाहता हूँ। उनके घर पे मुझे लगता है कि कोस्टर के ऊपर भी एक और उन्होंने अपना कोस्टर रखा होगा, कोस्टर रखा होगा, कोस्टर के अंदर कोस्टर कवर में कोस्टर कवर में कोस्टर रखा होगा उन्होंने। ये वो लोग हैं जो टीवी को प्लास्टिक में रख के उसके ऊपर जो है क्रोशिया क्या बोलते हैं उसको है ना चढ़ाते हैं, वैसे लोग होंगे ये कि जब ओके से हो गया है काम तो AY का तू क्या करेगा अब। और जो सिर्फ के लिखते हैं, मेरा दोस्त कहता है मैं जूता लेके ढूंढता हूँ कि तूने ओ टाइप ना करके समय बचाया, इसको तू खर्च कहाँ कर रहा है। वो तो वो एक क्लियर रूट सिग्नल है के लिखना, या फिर वो एकता कपूर का फैन है वो आदमी, हाँ कोई और रीजन तो नहीं हो सकता। मतलब नहीं इसमें तीसरा रीजन भी, मैं बहुत ही कूल हूँ मैं ये आप लोगों पे एहसान है मेरा कि मैं आया और मैं इंटरेक्ट करता हूँ आप लोगों से उसमें एक वो लोगों का भी एक जो है उनकी प्रेजेंस। अब आते हैं साहब जो जिस पे एक्सपर्टीज है आप दोनों की, डेटिंग ड्रेस टू इम्प्रेस और स्ट्रेस। जब ये वैसे बोले तो मैं बोलूं मोही लगता अबे अबे तौबा रखता नहीं, हारमोनियम रखा था। तो इसमें साहब ये रिपोर्ट कहती है कि पहली मुलाकात से पहले 55% लोग इस सोच में डूबे रहते हैं कि पहनूं तो पहनूं क्या, और हाय बोलने से पहले 20 बार कपड़े बदल चुके होते हैं, और आईने के सामने थोड़ा जजमेंट देते हैं अपना। 56% लोग सोच रहे हैं यार मेरी हंसी तो कहीं अजीब नहीं लग रही, मतलब ज्यादा तो नहीं हंस रहा हूं मैं थोड़ा। लोग फोन कॉल से पहले रिहर्सल करते हैं कि उसका कॉल आएगा तो मैं बात करूंगा कैसे, है ना, इंटरव्यू जैसा हो। और 32% सोचते हैं कि मैं कौन सी इमोजी उसको भेजूं तो ठीक रहे।
पहले इस पे करते हैं कि अगर डेट पे जाना हो और कपड़े तय करने हैं तो ये 20 बार तो थोड़ा एग्जैजरेशन है चेंज करना, नहीं दिमाग पे लगाम लगाने की जरूरत है इतना नहीं, तो मन में Figure तो of 30 बार speech. हो जाता होगा। फिगर ऑफ स्पीच की भी बात है वो, पर ये बात तय है कि बहुत बार कपड़े तो आपको चेंज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक बहुत मशहूर कमेडियन है, उनकी एक लाइन है शायद कि पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं, लुई सी के शायद नाम है, नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद गलत भी हो सकता है, पर उनकी ये लाइन थी कि पहली बार जब आप मिलते हैं कि डेट पे जाते हैं, तो आप थोड़ी जाते हैं डेट पे, आप दोनों ही पार्टियां अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं लेकिन कि जो है ये ऐसे शायद ये मेरा बेस्ट वर्जन है। हाँ। तो उसके अंदर आप इतना ज़्यादा यू आर सो फार अवे फ्रॉम योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी कि उसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते। सो उसमें आपको अब क्योंकि सिर्फ मतलब थोड़ा फालतू फनी से अलग हो रहा है, यू ऑल्सो हैव इट्स सो फार अवे फ्रॉम यू दैट क्लोथ्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम अभी भी हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस हमारे साइकोलॉजिकल मेंटल रिएक्शन से ग्रेटर है कि देखते ही क्या हुआ, देखा तुझको पहली बार सुनिए और है ना जब से नजर मिली, और वो सब तो बात है ही ना, मतलब उससे आप कैसे भागोगे। तो वो बहुत जरूरी है कि भाई आपके कपड़े उस दिन के कम से कम है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली भी तो एक और जब प्रॉब्लम आपके है। अंदर हार्मोन किक इन हो रहे हैं तब तक कानपुर के ऑटो में वो गाना बज चुका है, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। तो अपनी बेस लाइन वो है, हाँ अपन वहां से शुरू कर रहे हैं कि भाई अपन तो अकेले हैं। इस फिल्मों में ऐसा होता है कि कुछ हो जाता है तो अपन को बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्सेशन स्टार्टर चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि अमुक ने कहा, एक्स ने कहा कि ये जूते अच्छे हैं और वाई ने कहा ये जूते बुरे हैं, पर आप मिलने जेड से जा रहे हो, तो आप एक्स की शिकायत याद रखो या वाई की, और जूते पहन लिए फिर उसके साथ आपके मोजे कौन से जा रहे हैं, जीन्स कौन सी जा रही है। तो आप ऐसे अलमारी खोलते हो और ऐसे मन में आपका ऐसे एक एआई बुत बन जाता है जिसको फटाफट कपड़े आप बदल रहे हो अपने मन में कि ये जा रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, थोड़ी सी डबल चेन है, बाल थोड़े कम कटे हैं, ज़्यादा कटे हैं, ऊपर से शर्ट डाल लूँ, कॉलर ठीक लगे, तो वहाँ पे आपकी भयानक ओवरथिंकिंग। आज मौसम ऐसा है तो पजामा पहन के ऊपर कुर्ता डाल लूँ, फिर कुर्ता शॉर्ट हो, पेस्टल कलर हो कि डार्क कलर हो। उसने तो कहा था तुम्हारे ऊपर सॉलिड कलर अच्छे लगते हैं, पर ये कह रही थी पेस्टल भी तुम बहुत अच्छे से कैरी कर लेते हो। इसकी ओल्ड मनी है तो इसको सटल कलर पसंद है, इसको ज़्यादा लोड नहीं है तो आपका रस्टिक लुक पसंद। तो रिस्पॉन्डेंट प्रीवियस जितने आपके एक्यूमुलेटेड नॉलेज हैं वो, और आपकी वार्डरोब के ऑप्शन, और उस दिन आपकी कितनी पिलाई हो चुकी है, और वजहों से वजहें जिनको नहीं पता है कि आप डेट पे जा रहे हो या किसी से मिलने जा रहे हो और आपके मन में सूरज बढ़ जाते हैं के प्रोडक्शन के गाने चल रहे हैं, उनको नहीं पता है। तो ये सारे फैक्टर्स उसके ऊपर हावी होते हैं। और फिर इन सब से भी महत्वपूर्ण कि वो शर्ट धुली है क्या जो आज आपको पहननी। हाँ, और अगर आप भाइयों वाले घर में हैं तो ये भी एक बात आपको देखने की धुली है तो कहीं ऐसा तो नहीं छोटा वाला पहन गया पहन के निकल गया निकल तो नहीं गया, क्योंकि प्रेस करके टांगना भाइयों वाले घर में सबसे बड़ी मुसीबत है। ठीक है कि जो कपड़ा पहनना है आप उसको जो है तभी प्रेस करो जब पहनना है, क्योंकि अगर आपने प्रेस करके टांग रखी है तो कोई भी पहन के जा सकता है। पर अभी तो जैसे ना वार्डरोब है आप लोगों के बढ़िया, और ना तो ऑप्शंस हैं ये या वो दोनों लोगों के। लेकिन जब उरई, इंदौर, वो बीते ज़माने की बात करें, मेरा एक दोस्त अभी तक इस बात पे एम्बेरस होता है कि उनके जो शरीके हयात हैं उनसे जब वो पहली बार मिलने गए थे तो वो जीन्स के ऊपर सैंडल नहीं होती वो वाली खुले वाली, वो पहन के चले गए थे। और वो भाई शहर की लड़की हैं तो उनको अभी तक इस बात पे छेड़ा जाता है और इस बात पे वो होते हैं। पर ऐसा हुआ कि मिलने गए और एक गलत, एक फैशन डिजास्टर टाइप का कुछ कर दिया था आपने। हुआ ही होगा मतलब दूसरी चीज ये है कि कुलदीप उन दिनों में ना हम अपने कपड़ों के ऊपर अपना गुरूर पहनते थे, ठीक है, तो हमको पता है जी कि हम कितने भी औसत दिखें, अपन को आता है बातें करना, और कॉन्फिडेंस जो है वो हमने थोक की दुकान से खरीदा है, हम रिटेल में नहीं गए थे। तो वो है जो है आप उसी को खर्चोगे, वही करेंसी है। तो हमें पता है हमारे लुक्स एवरेज हैं, हमें पता है हमारे पास बहुत कपड़े नहीं हैं, और हमें पता है कि हम पापा के परे नहीं हैं, जो है हम खुद ही हैं। तो अपने पास क्या, अपने पास बातें हैं, तो अपन बातों से अपनी निहायत ही ऑर्डिनरी सी कॉर्डरॉय को या अपनी जीन्स को हम बातें वैसे ले जाएंगे कि सामने वाले को लगे कि तू ऐसे क्यों आया है, तू इतना फैशन क्यों कर रहा है, तेरे अंदर क्या कमी है, तू क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है, तूने इतना इत्र क्यों लगाया है, तुझे पसीना ज्यादा आता है क्या, तेरे व्यक्तित्व में कोई खोट है इसलिए तू इतने श्रृंगार में लगा है। अपना व्यक्तित्व ही अपना श्रृंगार है।
अपन वो जिसको गैस लाइटिंग बाद में कहा जाने लगा। एक किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। क्या हुआ कि एक जमाना चला शर्ट टी शर्ट जैसे अभी ये पहना है ना, इसका तो कूल लोग पहनते होंगे, तब गोविंदा के लेटर ईयर्स चल रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने भी, तो जो भी आदमी थोड़ा सा वजन में ऊपर होता है वो शर्ट टी शर्ट पहन के अपना एक जो स्ट्रक्चर है बॉडी का उसको ढकने की कोशिश करता है। तो ये भी चलन चला साहब। तो उस वक्त आने लगे जो सस्ते कपड़े जो 250-300 जीन्स होम टाइप के जो हमारे यहाँ इंदौर में, वहाँ पे ये होने लगा कि टी शर्ट एक तो 3 कलर का होगा वो, ठीक है, ऊपर एक कलर अलग, उसका एक फेड डार्कर कलर और फिर एक और लाइट कलर, उसी का वर्जन एक होगा, 3 कलर का शर्ट होगा। और उसके अंदर क्या है कि वो शर्ट जो है वो टी शर्ट से सिला हुआ है अंदर से, ठीक है। तो वो उसका डिज़ाइन ही यही है, ठीक है ना। और बढ़िया, मतलब 250 रुपये का शर्ट है, 300 रुपये का शर्ट है, और आप 11वीं-12वीं में हो, ठीक है। अच्छा, आपकी बातचीत में तेज़ हो आप, तो आप शिकार लाते हो बिल्कुल ही 5 स्लैब ऊपर, 3 स्लैब ऊपर वहाँ से, ठीक है। अब उनके लिए नॉर्मल है, ठीक है। तो हमको किसी ने बोला कि अब होता ना कि प्रेम इतना सुंदर है कि वो आपको वो बहुत नर्म बनाता है, ठीक है। नहीं है, उनको ठंड नहीं लग रही है, ज़रूरत नहीं है, पर एक लड़की ने हमसे पूछ लिया कि यार आई एम फीलिंग कोल्ड, कैन यू गिव मी योर शर्ट। अब इनका चेरनोबिल हो गया। ये तो पूरी निकालनी पड़ेगी, है ना। ये तो कैसे, अब उनको कैसे बताएं कि नहीं है, तो दो नहीं है, ये एक ही है, ये सिला हुआ है अंदर से, पहनना पड़ेगा तो दोनों को हाँ। तो ये वाला जो है, अब वो उसके बाद वो चलन में रहे नहीं रहे, बाहर हो गए चलन से, जो भी हुआ उनके साथ, मैं तो दोबारा नहीं पहन पाया ना, ठीक है। तो अब इसके बाद जीवन में कभी भी जो अनुभव होगा वो इतना मेरा स्कार्ड रहेगा। पर आपने ऐसे, जैसे सिर्फ हंसी की बात नहीं है कि मुझे कितना स्माइल करना चाहिए, मेरे दांत ये 3 दिखाऊं मैं या 2 दिखाऊं आगे वाले, क्योंकि बीच में गैप भी है ना एक, तो वो दिखता है, तो ये एक छोटी वाली स्माइल करता हूँ मैं, ये इसी को मेंटेन करना है। इस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन भी करते हो धीरे धीरे, वो तो पीरियड ऑफ टाइम की, फिर आप वैसे ही ढल जाते हो। ऐसा है? नहीं, हम इसका उल्टा करते हैं, हम देखते हैं सामने वाला कैसा हंस रहा है, ये कितना सहज है, कितना बुक्का फाड़ के हंस रहा है, और अगर सामने वाला उसकी हंसी रिश्ती हुई आ रही तो हम उसको संदेह की नजर से देखते हैं कि ये क्यों अटक अटक के हंस रहा है, इतना क्यों रोक रहा है भाई। नहीं, पर जैसे ओवर थिंकिंग के लिहाज से अगर मैं बोलूँ तो ये बात एकदम सच है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर एक चीज़ मैं आपके जीवन में, अगर आप लड़के हैं कहीं भी, इसलिए मैं बहुत प्रोपोगेट करता हूँ कि अपने आसपास अपनी लड़कियां दोस्त रखें जिनसे आपका रोमांटिक एंगेजमेंट ना हो, क्योंकि वो काइंडनेस में आपको छोटी छोटी चीजें सिखा देंगे। सेक्सुअल टेंशन हटा दीजिए, फिर वो तो ज्ञान फिर का उसके भंडार बाद वो इतनी जबरदस्त दोस्त हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो हमारी दोस्तों ने हमको ये सिखाया बाय द वे, ठीक है, कि कितना हंसो, कैसा हंसो, देखो इधर तुम्हारे डिंपल पड़ता है, इधर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो तभी पता चलता है कि अपना प्रोफाइल क्या होता है भाई, ठीक है ना। ये बहुत हम साहब है ना, उन्होंने ऐसा पाल के बड़ा किया हमको कि हाँ ये वाला अच्छा, इधर से डिंपल है, इधर से नहीं है, अच्छा इसको ऐसे करेंगे, इतना हंसिए, इतना मत हंसिए, ऐसे आंखें रखा करो, ऐसे मत रखा करो। क्योंकि वो अपना भी वो होता ना कि आप कोई चीज़ सीख लेते हैं तो अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं, तो क्योंकि उनकी लगातार ये तैयारी चल रही है तो वो आपको बताते हैं। और दूसरा, आप जब प्रेम में होंगे तब आप पूरे टाइम संदेह में रहेंगे अपने आप को लेकर कि मुझसे, एक तो ये मुझसे कोई प्रेम क्यों करेगा, और मुझ में ऐसी क्या बात हो जाए कि वो मुझसे प्रेम कर ले। वो रिवर्स करीना सिंड्रोम है। हाँ, इन दोनों के बीच में आप जो है शटल करते हैं, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से वो ओवर थिंकिंग आती है। जो पोज मारने का होता था ना पहले, हाँ, लौंडे एक ही चीज करते थे कि दोनों हाथ जीन्स में, दोनों हाथ डाल दिए जी साहब, या बेल्ट पे ये हाथ फंसा करके अंगूठा। हाँ। अब उसमें फिर नए फिर वो देखा कि यार ये तो हर कोई कर रहा है, फिर कैसे और अलग या कूल दिखें, ये पता नहीं होता कि हाथों का क्या करना है। जब आपको अकेले कैमरा 3 दोस्तों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, आप हाथ उनके ऐसे गले पे रख लीजिए, तो आपको पता है क्या करना है। अकेले फोटो खिंचा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं। अब उसमें 3 दोस्तों में भी अब दिक्कत है ना, कि अगर आप 3 दोस्तों के साथ खिंचा रहे हो और उन दोस्तों का आयतन या ऊपर है तो फिर नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि उसमें अगर आपकी टोन ओन जैसी कुछ गैर जरूरी चीजें हैं कैमरे के हिसाब से, वो किसी एक तरफ ढलक वलक आई तो आप कितने फिल्टर लगाओगे, ठीक है, रीसाइजिंग तो होगी नहीं। एक तो वो दिक्कत होती है। दूसरा, ये अब चूंकि हर हाथ में काम हो ना हो, हर हाथ में कैमरा जरूर है, और है पेल के ज्ञान, तो सब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो अभी कुछ लोग बोलेंगे थोड़ा आगे की तरफ ढलको, पीछे की तरफ ढलको, गर्दन इतनी रखो उतनी रखो, ये तय ही नहीं कर पाते हैं कि हम अपने थोबड़े को ग्रेविटी का सम्मान करते हुए टिकाएं कहाँ पे। है तो एक ही गर्दन ना, हल्का सा साइड पोज दे देना, थोड़ा नीचे कर देना, ये कर देना, एक पाँव पे वजन डालो, ऐसा लगो कि चलने वाले हो पर चले नहीं हो। इतने ये ज्ञान पहले जाते हैं। अब
अब वो खींचने में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फिर उन्हें दे दी 72 फोटो, अब उसमें चुन के बताओ कि कौन सी वाली तुम्हें लगानी है। और गाने का तो अभी चुनाव बाकी है जिसमें 5 वो तो घंटे होना लगने बाकी है। पर ये हाथ वाली बात आपकी सही है कि जैसे कि मैं कॉमेडियन हूं तो मेरे को जो एक चीज जो जिसका बड़ा फायदा होता है वो ये है कि साहब एक हाथ तो अपना बिजी है, ठीक है, माइक है ना, माइक तो। और जब आप माइक ले लें अगर आप, तो फिर समझ नहीं आता कि दूसरे हाथ का करना क्या है, ठीक है, कि इस हाथ से करेंगे या फिर अब, है ना। और फोटो खिंचाने टाइम मतलब कितने भी फोटो शूट हो जाएं आपके, ठीक है, वो हर बार अटक ही जाता है। जैसे अभी हम क्योंकि अभी विदेश यात्रा का संयोग है ना। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं, एक सेकंड, ये ठीक से बताइए। हाँ, ये कैसा आदमी है यार, है दुनिया जहाँ की बातें बता रहा है। देखिए ये बहुत कमाल की चीज करने जा रहे हैं, ये कुछ मामलों में शर्मीले हैं। इससे पहले मुझे एक और शर्मीले मिले थे, जावेद अख्तर, दूसरे ये मिले हैं। ये अमेरिका में एक बहुत कमाल का शहर है न्यूयॉर्क, पर न्यूयॉर्क भी कई बरोज में है, जिले जैसा समझ लीजिए आप। तो जो उनका सबसे फन्ने खां बरो है जिसको मैनहट्टन कहते हैं, जो अपन को पिक्चरों में दिखता है, जिसमें वो टाइम स्क्वायर है, जिसमें वो न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी है, जिसमें वो मेट गाला होता है, जिसमें सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं और सीढ़ियों से ज़्यादा लंबे गाउन के वो पोछे होते हैं। तो ये सब जिस एक शहर मैनहट्टन में है, वहाँ पे एक बहुत धांसू जगह है जिसका नाम है मैडिसन स्क्वायर गार्डन, है ना। वो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित परफॉर्मेंस एरियाज में से एक है। और जाकिर वहाँ पे 17 अगस्त के दिन एकदम बिल्कुल अद्भुत समागम करने वाले हैं। इनका स्टैंड अप कॉमेडी का वहाँ शो है, तो काफी बड़ा है वो तो। और ये हिंदुस्तानी ज़बान के पहले आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पे सोलो अरे वाह, कर रहे हैं कॉमेडी। बधाई हो। और हसन मिनाज ओपन कर रहे हैं शायद। जी साहब, वो मतलब ओपन करना नहीं कहेंगे, ही इज कॉलिंग मी ऑन स्टेज। हाँ, इस कॉलिंग। हाँ, तो ये वो भी बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। उनका एक इंदौर कनेक्शन भी है। जी साहब, जमाइए इंदौरी आदमी देखो एक तो हर जगह है। तो ये भारत के लिए भी बहुत गर्व की बात है जी कि भारत का एक बेटा वहाँ पे ऐसी परफॉर्मेंस करने जा रहा है। और मैं ये दृश्य सोच के खुश हो रहा था कि न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और ब्रुकलिन और जो भी आसपास के एरियाज हैं, वहाँ से जब हज़ारों भारतीय लड़के लड़कियाँ आएंगे, आदमी औरतें आएंगे, और अगर उन्होंने, मुझे पता नहीं उन्होंने तय किया कि नहीं, अगर वो भारतीय पोशाक पहने होंगे तो वो बिल्कुल एकदम इंडिया फेस्टिवल सा लग रहा होगा, एकदम साउथ एशिया कॉन्टिनेंट फेस्टिवल लग रहा होगा, कि सब बिल्कुल अपने जैसे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग, और मैनहट्टन की अति महत्वपूर्ण सड़कों और गलियों में नजर आ रहे हैं। मेरा जो विजुअल है, जो मेरे लिए है, वो हाँ, यही मुझे है। वो अपने ओवर थिंकिंग का विजुअल मेरा जो विजुअल, इसीलिए लोग कहते हैं कि जाकिर यार हमको इतना प्रेम मिलता है, स्टैंडिंग ओवेशंस मिलते हैं हमको, है ना। पिछले 10 साल से लगातार उंगलियों पे मैं गिन सकता हूँ शोज जिन पे हमको स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिला है। पर साहब हम इतना बड़ा नॉर्मली लेते हैं उसको कि बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छा, बहुत तारीफ हो रही, वाह वाह, लोग 3-3 साढ़े 3 रॉयल एल्बर्ट हॉल में 20 मिनट तक लोग खड़े होकर ताली बजाते रहे, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि कैसा फील होता है। फील तो मैं कर चुका हूँ भाई, पहले घर पे अपने मैं सोच चुका हूँ। हाँ, मैं सिर्फ टिकमार्क मार रहा हूँ कि सेम, ओके, आगे बढ़ो, अगला कर सकते हैं। तो खैर हाँ, तो मैं ये मेरा बात होती है कि जो सोच चुके हैं अगर उससे कुछ ज्यादा हो तो ठीक है, कम हो जाए, 0.1 कम हो तो अपन फिर तो मूड खराब है, शो खराब हो गया, तो शो खराब हो गया उस दिन। तो कुछ नहीं, सब लोगों ने मजा आया ना। मैं नहीं खराब हो गया लिखते टाइम ही सोच लेते हैं कि हाँ, ये रिएक्शन चाहिए मुझे। हाँ, नहीं वो तो मालूम, तो अगर आपने नहीं लिखा है कि आह चाहिए कि वाह चाहिए, वो अगर आपने नहीं सोच रखा तो फिर क्या लिखा, ठीक है। तो खैर बहरहाल बात ये थी कि मैं अभी कोई बहुत मशहूर डिज़ाइनर है, उन्होंने हमको बुलाया कि साहब मैडिसन स्क्वायर गार्डन कर रहे हैं तो कपड़े वगैरह बना लें, और है ना, वो भी उस बात की महत्व को समझ रहे हैं। राहुल नहीं, ये मुंबई के हैं। अच्छा, ठीक है ना। सही समय में आने पर आपको नाम पता चलेगा उनका, ठीक है। तो लगता है शाहरुख वाला डिजाइनर है। खैर अच्छा, पत्रकारिता में इसको कहते हैं मना नहीं किया। बिल्कुल वही। हाँ, तो उनके वहाँ पे हम गए और कपड़े वपड़े हमने ट्राई किए। तो अब 10 साल हो गए काम करते करते, नाम है पिछले 10 साल से। इंटरनेट के एरा में 10 साल नाम होना अपने आप में ही कि बताओ कैसे हो गया ये भी, है ना। वो ना, ये एक सीरीज हम इस साल चला रहे हैं जिसका नाम है बताओ कुछ भी चल रहा है जिंदगी में, है ना। हम मोहम्मद सलाह से मिल लिए, सब कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, कुछ भी रैंडम हो रहा है। तो उनके जो डिजाइनर थे, उनके जो फोटोग्राफर थे, उन्होंने बोला जाकिर एक ट्रायल के लिए फोटो खिंचा लो आप। और ये कल शाम की बात मैं बता रहा हूँ। मैं इतनी बार फोटो शूट, वीडियो शूट करवाने के बावजूद जब मैं खड़ा हुआ पहन के,
तो नहीं समझ में आया कि हाथों का क्या करूं। ठीक है, इंस्टिंक्टिवली वो जेब में गया और उसने बोला प्लीज डार्लिंग डोंट कीप योर हैंड्स इन द पॉकेट। तो क्या कटवा लूं इन्हें? कहाँ लेके जाऊं फिर भाई इनका, मुझे नहीं पता, इनकी मुट्ठी बंद रखनी है, खुली करनी है, बांध लूं हाथ कि लटके रहने दूं। या कोई आपके जैसे वो एक फिल्म थी ना शटर आइलैंड, तो उसमें वो एक टोटेम हाथ में कैरी करता है ताकि उसको पता चले कि ये रियल है। अब जैसे मैंने ये बगल में सेंटर फ्रेश रखी उठा ली, आप हाथ में पेंसिल रखो, कुछ भी आपको, यू नीड अ ऑब्जेक्ट, तो आप फिजिट करते रहो, वो करते रहो। इनका देखा होगा आपने, वो एक कुछ रिंग या ऐसा पकड़ लेते हैं ऐसे। हाँ, मैं ये घुमाता रहूंगा तो अपने शारदा तो मैं चिन्ह के मशहूर हूँ साथ। अपना शर्ट पकड़ने को लेकर। हाँ, ठीक है ना, तो मैं ये जो कोना है ये मेरे हाथ में, आप अक्सर ये अच्छा अमूमन वीडियोस में आप देखें कि फिर उसके बाद ये हुआ और चल स्टेज पे है ये। यू नीड समथिंग, यस, क्योंकि फिर आपको बात करते करते ध्यान आता है, आप कुछ बात करो कि यार ये हाथ मुंह पे आ गया, अब इधर चला गया, अब इधर चला गया। और कुछ लोग आपको ज्ञान पेल चुके हैं कि फिंगर टिप्स में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, तो और मुंह पे- स्किन केयर पे भी आपको ज्ञान दिया जा चुका है पर्याप्त मात्रा में। और आपको हमने जैसे सीखा था कि हैंड्स और पावर जेस्चर्स, तो अगर आप ऐसे और ऐसे अगर करके बात करते हैं तो आप ध्यान अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो आपने थोड़ी देर कर लिया, फिर आप बोला ज्यादा तो नहीं कर रहे, इतने पावर मूव की जरूरत भी नहीं थी। If you are the smartest guy in the room, you have to ensure that you don't look like the smartest guy in the room, right? तो सब हर बात की काट है, और जितने बड़े लोगों को आप पढ़ो वो अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं पूरे टाइम। तो आपको ये चूज करना पड़ता है कि आज मैं कौन सी वाली सुन रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि है क्या कि हमने इवॉल्विंग प्रोसेस, हर चीज की हमने अदालत सेट कर रखी है। हम जज पे बैठे हैं, हम दोनों तरफ के वकीलों में भी बैठे हैं, और हमारा वो चल रहा है, वो ये करें कि ये करें। तो एक बात बताइए, मतलब इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, उससे पहले तो ओवरथिंक करते ही होंगे, मतलब बाहर कोई, ठीक है कितने भी शो किए हो। तो जैसे कि मैं अभी कितने भी शोज किए हैं, मैडिसन स्क्वायर गार्डन का एग्जांपल ले लेते हैं कि उसमें खराब से खराब क्या हो सकता है, सोचते हैं ना दिमाग में, पूरा प्लान है भाई, क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं अपने आप को कंसोल कैसे करूंगा, और लोग जब आके मुझे कंसोल करेंगे तो मैं उन्हें कैसे ढाढ़स बनाऊंगा का भी एक प्लान है ना। उसके अंदर आप बहुत ही आउटगोइंग एंड अग्रेसिव इंसान हो आप, फिर जैसे जैसे शो बेहतर होता जाएगा वैसे वैसे आपकी पर्सनालिटी माइल्ड होती जाएगी कि सब भगवान का दिया है, हमारा क्या ही है सब माँ बाप की दुआएं हैं, ऊपर वाला देता है, हम करते हैं, आप ऐसे यू विल बिकम माइल्डर। ये पूरा प्लान सेट है, बाकी देखा जाएगा उस दिन जो होगा, उस दिन वो कुछ अपना नया भी हो सकता है, पर 90% तो कवर्ड ही है। और इसमें एक न्यूटन का चौथा नियम काम करता है, एक लिमिट तक चीजें गड़बड़ हों तब आप अपने आप को या अपनी टीम को डांट सकते हैं। हाँ, लेकिन जब हिमालयन मिस्टेक हो गई है और सन्नाटा और हर कोई सकते में है, तब आपको सबसे प्रबुद्ध ढंग से, फिर यू हैव टू बी योर कामेस्ट, कि है ना ठीक मैं हूँ, आई विल मैनेज। ये बिल्कुल कुलदीप, अगर तुम्हें ध्यान हो, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन के एलटी शो जैसा है कि आपने कहा अरे यार चुनाव का रिजल्ट तो बहुत ही उथल पुथल रोचक, लेकिन स्क्रिप्ट वैसी नहीं है, तो अब पेलो की इम्प्रॉम्प्टू करो, वो वाला है। तो और उस दिन फिर वो आपका शो फिर अलग ही जाता है, क्योंकि कई चीजें एडअप हो गई ना, वैसा रहता है। क्योंकि आपको फिर वो उस पे आता है कि आप कैसे इंसान है ना, कि आज क्या हुआ, फिर कैसे कर पाए, आता है कि नहीं आता है ना। और यही बातें तो फिर आपके लेजेंड में जाती हैं कि अरे उस दिन जब हुआ था कि जब वारणावत जल रहा था, जब और आग लगी थी, भैया युधिष्ठिर शांत वही है। हाँ, खैर, हाँ, तो जब उससे ऐसा, ये लोग फोन पर बातचीत से पहले की जो रिहर्सल करते हैं, उसकी कुछ मिसालें हैं, जैसे उससे जरूरी नहीं कि लड़की से ही हो, उस तरह की हो तो वो भी, हम लोग लड़कों से भी कभी कभी, हाँ नहीं, किसी बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति से, किसी ऐसे आदमी से जिसके हम शुरू से फैन रहे हैं और उससे आज फोन पे बात होने वाली है, तो मैं हेलो कैसे बोलूंगा, या नमस्ते कैसे बोलूंगा, या गुड मॉर्निंग कैसे बोलूंगा, सर बोलूंगा कि भाई साहब बोलूंगा। दो इसके एग्जाम्पल है मेरे पास। एक, दोस्तों के पिताजी से बात करते वक्त इसका बड़ा ध्यान रहता है, ठीक है, कि क्या हुआ। जैसे कि हमारे दोस्त हैं कृष्णकांत, हाँ, उनके अभी प्यारा इंसान है, तो हमारा बिल्कुल अति घनिष्ठ मित्रों में से जिगरी, तो उसके जो है बहन के लड़के का अभी उसमें नीट पीजी में हो गया है ना, वो जो मेडिकल मतलब वही है ना, उसका हो गया। तो ये फोन हमको आता है और हम फिर आगे रिले करते हैं। ये उनके घर का स्ट्रक्चर ये है कि समाचार हमको आएगा और फिर हम सबको बताएंगे कि ये हो गया। तो अब उसकी जो सिस्टर है, लड़के की जो माँ है, उनसे बात करें कि दीदी फलाना ढिमका, और यहाँ पार्टी होगी और अब आ रहा हूँ मैं और मिलूंगा और ये सब हो रहा है, मम्मी को कि देख लीजिए है ना,
हमसे 3 बार फ़ोन पे बात करी तो ऐसा हुआ है, हाँ, और आप क्या खिलाएंगी अगली बार, तो ये सब बातें हो रही हैं। और फिर उनके पापा से, आपका आशीर्वाद है अंकल, सब हो गया है और ख्याल रखिएगा। एकदम टोन बदल जाती है भाई, पूरा स्विच है वो उसमें। और उसमें भी 3 बार सोचा है कि प्रणाम अंकल बोलूं कि चरण स्पर्श बोलूं। मतलब आप शाही टुकड़ा खा रहे थे, अचानक करेले का जूस आ गया, ये वो वाला मामला है। तो एक तो वो आपको करना पड़ता है, दूसरा मेरे को इरफान भाई से जब मैंने पहली बार बात की थी, इरफान खान साहब एक्टर, तब 2016 की बात है, तब वीडियो हमारा चला ही था। उनकी मैनेजर है हुआ करती थी मनप्रीत, बहुत अच्छी इंसान, हमारी दोस्त हैं। तो उनका हमको 1-2 बार मिले थे हम तन्मय के साथ उनसे, तो उनका मैसेज आया हमको कि सर वांट्स टू टॉक टू यू। हमको लगा सर से हम क्या बात करेंगे, है कि नहीं। तो हमने बोला कि ठीक है, हम फ्री थे, हमने बोला 4:30 बजे, अभी तो हम मीटिंग में, 4:30 बजे हम बात कर सकते हैं। काहे से हमको चाहिए समय। हमको समय चाहिए ना कि हम क्या बोलेंगे, और हम पूरा वोडाफोन का ऐड कि वो हेलो बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, और वो एक आपके दिमाग में एक मिमिक्री है उनकी आवाज की फोन में, कबूतर महंगा पड़ जाएगा। हाँ, कि 10 रुपए, ठीक है, वो सब आपके दिमाग में चल रहा है कि वैसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे। पर आदमी जब बात करता है मिमिक्री में थोड़ी बात करता है, असली आदमी तो उनकी टोन अलग है। जो आपने सोची वैसी थोड़ी रहती है ना। मिमिक्री इज ऑल्सो, वो लोग एक बड़ा वो कोट को आधा ही पढ़ते हैं वो, हाँ, वो क्या बोलते हैं कि इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। ये सुना आपने? ऐसा कोई कोट है, वो पूरा अलग है। हाँ, वो पूरा अलग है कि मतलब, खैर ढूंढ के कोई बताएगा तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से, आप ढूंढ लीजिए उसको। तो फिर उनसे हमने बात करी, तो जितना मैंने तैयारी करी थी पिछले 1-1.5 घंटे में, वो सारी साहब धराशायी हो गई। ओवर थिंकिंग बिल्कुल काम नहीं आई, क्योंकि हमको लगा था कि हम पहले बोलेंगे कि हम आपके कितने बड़े फ़ैन हैं, और हम कैसे हमने मकबूल देखी है, और उसके पहले हमने ये देखा, और फिर आपको स्टार बेस्ट सेलर भी देख रखा है, और ये भी देख रखा है, फलाना ढिमका, ऐसा। उन्होंने फ़ोन किया यार, उन्होंने कहा कि यार हेलो जाकिर। मैंने कहा सर, जी सर। यार क्या ज़बरदस्त लिखते हो यार तुम, बहुत पकड़ है तुम्हारी यार, बहुत फ़ैन हूँ यार मैं तुम्हारा, मैं सारे वीडियो देख चुका हूँ पिछले 2 दिन में तुम्हारे, और तब 20-22 वीडियो डाल चुका था मैं तब तक। हाँ, वो डेली गर्ल वाला मेरा 21वां वीडियो बाय द वे, है ना। 20 वीडियो उसके पहले के चले नहीं थे। पर अटेम्प्ट करते रहना चाहिए वैसा, है कि नहीं। कह रहा सारा देख चुका हूँ यार मैं तेरा, मैं 3-3.5 घंटा सब देख चुका हूँ मैं तेरा यार, ज़बरदस्त यार, मैं फ़ैन हो गया यार, बहुत दिनों बाद कोई लड़का इतना पसंद आया। मैंने बोला सर फ़ैन मैं भी बहुत। कह रहा अरे छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी स्क्रिप्ट छीन ली उन्होंने। मैं बोला वो मैं मकबूल और स्टार। कह रहा छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मिलो यार, तुम्हारे साथ खाना खाना यार हमको। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी तो ठीक है, मैंने कहा पर मैं कहा मैं फ़ैन हूँ आपका। हाँ कह रहे हाँ मैं समझ गया, पर तुम घर आओ, ठीक है, परसों घर आ जाओ तुम। मैंने कहा जी मैं आता हूँ घर। ये मतलब, और जैसे जब आप पॉलिटिशियन से बात करो, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन से बात करो, तो एक आपके मन में एक पहले इमेजिनरी कन्वर्सेशन चलता है कि आप किसी चीफ मिनिस्टर से बात करो, फ़ोन पे बात करो। आमने सामने में तो ये है कि बहुत हल्ला गुल्ला है, तो आपको कैसे ग्रीट करना है, नमस्ते करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब रहता है। फ़ोन पे आ रहे हैं तो एक पहले आप उनकी अथॉरिटी एंटिसिपेट कर रहे हो कि सो एंड सो आपसे बात करेंगे, नेता प्रतिपक्ष बात करेंगे, प्रधानमंत्री बात करेंगे, तो पहले कोई और लाइन पे आएगा, टाइम तय, फिर कोई होगा, और फिर वो एक बहुत छोटा लेकिन दिमाग में बहुत लंबा अंतराल होता है कि वो आ रहे हैं और वो आ गए हैं के बीच का। और तब तक आपकी जितनी स्क्रिप्टें हैं वो सारी ऐसे बिल्कुल सेंसेक्स तरह ऊपर नीचे होती है। एंड ही इज राइट कि जो रिस्पोंडेंट है, अगर वो अथॉरिटी में, क्लाउड में ऊपर है, तो अब ये उनके ऊपर है कि वो आपको बहुत सहज कर दें। सुर वो तय करेंगे, वो काली है कि काली दो है, वो उनके हाथ में। या वो बहुत कर्ट, बहुत फॉर्मल रखें, आपको शुरू के पहले 3 सेंटेंस में वो कुछ ऐसा बोल दें कि आप ऑफ ट्रैक हो जाओ, और जब आप लड़खड़ाने लगो तो थाम लें, तो आपको समझ में नहीं आए कि करना क्या है। तो वो रहता है दिमाग में हमेशा। ये इंटरव्यूज के दौरान भी रहता है। आप जब किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो सुर पकड़ में आए, आप पहले से फैमिलियर हो, आपकी बहुत चीज़ है, वो सब ठीक है। पहला सवाल कौन सा हो, क्योंकि उससे अभी तय हो रहा है कि आगे का मोमेंटम, या आपके इंट्रोडक्शन से वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। पर ऐसे इमोजी के यूज़ को लेकर के भी आप सोचते हैं, जैसे इसमें तो बहुत बड़ा जनरेशनल डिफरेंस भी है। आपके लिए जो इमोजी का मीनिंग है किसी इमोजी का, वो अगली जनरेशन के लिए कुछ और है। मैं भाई साहब को ख्यात हूँ, वो एक मेरा टिपिकल इमोजी है, एक मुस्कुराता हुआ गोलू। वो रूड माना जाता है बाय द वे। क्यों जी? मुझे लोगों ने पूछा कि भाई ये क्यों भेजते हो, तो मैंने कहा यार मैं तुम्हारी बात पहले वाले की बात कर रहे हो ना आप? नहीं, इसमें नहीं बना है वो।
इसमें नहीं है वो, जिसमें नहीं। सिर्फ स्माइल होती है। अरे दैट्स अ नॉडिंग कि यू सेड समथिंग नाइस, आई स्माइल। अब आप सरकास्टिक माना जाता है। हाँ। नहीं वो हाँ। सर क्या आपने वो क्या किया? नहीं हमारा ये तात्पर्य नहीं था भाई साहब। सर आपका नहीं है, पर समाज में जो मान्य बात है उसको भी तो आप रखो। और एक वो पर्पल अर्पल पता नहीं कौन कौन से शुरू हो गए हैं। हाँ हैं? सर मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जो जिफ भेजते हैं लगातार, ठीक है, क्योंकि मुझे जिफ ढूंढनी आई नहीं है अभी तक। नहीं जिप तो ढूंढेंगे, वो वाली जिप ढूंढनी नहीं आई जो एप्ट बैठ, जो ऐप बैठती और है। कॉपी भी नहीं होती जिप ठीक कल से। रात को ही मैं किसी से चैट कर रहा था, मुझे वो देखना था, मुझे वो हनी सिंह वाला जिफ चाहिए थी, पूरा समाज डरा हुआ है, पूरा खानदान डरा हुआ है, मिला नहीं। वो मिली तो लिंक मिली, अब लिंक तो नहीं भेज सकते ना आप कितने नौसिखे। और एक वो अक्षय कुमार वाला जो ऐसे ऐसे करता हूँ। हाँ। वो सब मिलता ही नहीं है यार, पता नहीं कैसे ढूंढते हैं लोग। कोई ऐप है क्या इसकी अलग से? मैं जानना चाहता हूँ उसकी। है ना, तो ये तो मैं इमोजी से जो लोग टाइप करते हैं मैं डर जाता हूँ उनसे, है ना, कि जिन्होंने यस की जगह वो लाल नाचने वाली लड़की लगा दी, हाँ नो कि एक्सट्रीम यस है ये इस बात पे, हाँ एक्साइटेड है वो। अरे पर हाँ ना तो बता देती कि आर वी गोइंग टू। पर कहीं कहीं हेल्प भी करता है, जैसे किसी ने मैसेज लिखा और आपको पता है इस पे आप ओके भी लिखोगे तो फिर वो कुछ लिख देंगे, तो आपको वो आपने थम्स अप बना दिया कि भाई मैंने एक्नॉलेज कर लिया, तो कई जगह वो नहीं, मतलब पर ये- इज मॉडर्न डे। अब मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी हाँ। सहायता नहीं कर वो पाऊँ। भी रूड है भाई द वे। आप क्या यूज कर रहे हो इमोजी में? लगा आपको ओवरथिंक करने की जरूरत है। सर थम्स अप तो मतलब वैसा वाला थम्स अप, और नमस्ते भी बहुत रूड है भाई। सो मेरे ये मोस्ट यूज्ड इमोजी है दैट स्माइली विद अ नमस्ते। ये मैं दिन में सर कम से आपको कम पता है 500 ना बार कि टाइप करता क्या हूँ। क्या ये बात समाज को पता है कि वो नमस्ते नहीं है, वो हाई फाइव है। वो हाई फाइव है वो। पर है ना, हर जगह का अपना नहीं लेकिन देखिए भाषा का एक नियम ये भी है कि समाज जो मानेगा वही मान्य है, वही मान्य है। तो इसीलिए वो नमस्ते है ना, तो हाँ। हम भी पर नमस्ते बहुत रूड। नमस्ते का मतलब है आपने हाथ जोड़ ली प्लीज। पता नहीं मैं इन्होंने तो- व्हाट्सएप हाँ। ने कंसीडर किया कि नहीं कि एक नमस्ते इनको इंडिया के कंटेक्स्ट में ऐसे भी करना चाहिए। हाथ जोड़े भैया तुम्हारे, लेमा तेरी लकुटी कमलिया बहुत ही नाच नचाए। हाँ यार जो- अब मुझे सीरियसली लग रहा है कुलदीप कि मुझे है ना? इमोजीज पे एक हाँ। वर्कशॉप। सर इमोजी का क्योंकि क्या है कि खासकर जो मैं जितना मेरा दूसरों को देख के जो अध्ययन रहा है वो ये है कि फ्लर्टिंग के टाइम पे क्या इमोजी यूज हो रही है, क्या सिग्नल है, क्योंकि बात तो कोई हुई नहीं ना अभी, है ना। ओ लेट्स एक्सचेंज नंबर, ये किसी को नहीं पता सिग्नल्स दिए जा रहे हैं कि बस। दोस्ती है कि मोहब्बत की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि क्या है क्या नहीं है। उसमें इमोजीज बड़ा इंपॉर्टेंट, वो इतनी एम्बिगुअस उसके अंदर वो है, क्या कहते हैं उसे, हिंट ड्रॉपिंग। एक वो लोग वो दिल वाला गोलू बनाते हैं जो थोड़ा कपकपाता हुआ सा होता है, तो वो रेगुलर गोलू से कैसे अलग होता है दिल वाले से? अच्छा, सर वो जो लोग हाँ। भी दिल वाला गोलू भेज रहे हैं, जो आंख वाला दिल भेज रहे हैं, वो तो आपसे प्यार नहीं करते हैं, हाँ ठीक है, ये क्लियर ना? है। वो सब आपको वो करें और वो कि- जो एक पर्पल सा बना के भेजते हैं जिसमें ऐसे वो ओनिडा वाले टीवी डेविल वाले डेविल दो, हाँ हाँ, डेविल वो क्या होता है? डेविल इमोजी। सर वो अलग बात है। इसीलिए मैं तेरे दिल वाले गोलू सीधे वहीं गया। वो अलग बात है सर, वो हाँ। जाने दीजिए आप। वो 18+ वाली बात है। हाँ। है ना, मतलब जैसे मैंने देखा है कि जो लोग को आपसे प्रेम नहीं है वो ऐसी बातें करेंगे, ओह माय गॉड, ठीक है, और वो आपसे इतने कंसर्न You से are बात so करते हैं, cute. नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट वेयरिंग दिस, बाय द वे, दिस गमछा, नो नो नो, नॉट, आई विल मेक श्योर दैट यू डोंट वेयर इट, ओके, ठीक है। इनका कोई स्टेक नहीं है, कोई, इनको इतनी आत्मीयता है इनके मिलने इनने में। फटाक से हक जमा दिया। हाँ बिल्कुल, हक ऐसा जवान है, वो वही लोग बेचते हैं, फर्जी हैं ये लोग। जिन पे आप लाफ इमोजी बनाते हो ना बहुत, वो ये जनरेशन वो वाला इमोजी बनाती है लाफ वाले पे जिसमें आंख से आंसू निकल रहे हैं, हाँ। क्राई वाला जो इमोजी है। हाँ हाँ, बनाती होगी साहब। तो मतलब उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे अभी तो ये एक फिल्म आई ना वो एडोलेसेंस, उसमें तो इमोजी का पूरा बताया ही उससे है। हमको उसको देख के पता चला कि ये जो पर्पल कलर के इमोजी है इनका एक अलग समाजशास्त्र है। हाँ। हमने कहा लाल से चट गए होंगे तो भाई ने बना दिया होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं अब तो मुझे समझ में आया तेरे एक्सप्रेशन देख के भैया, मामला संगीन है। बस क्या। आप लोगों का कभी ऐसा हुआ है कि इस एक चीज को लेके मैं थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, इस पे मुझे थोड़ा दिमाग को लगाम लगाने की जरूरत है, ये मेरा, बाकी ओवरथिंकिंग का एक पार्ट इज यूजफुल फॉर मी, ये यूटिलिटी है मेरे लिए, थोड़ा सोचना, उससे मैं थोड़ा बेटर प्लान प्रिपेयर कर पाता हूँ, बट ये वाला मेरे को दिमाग पे लगाम लगाने की जरूरत है। अज्ञात का भय, भविष्य में होने वाले किसी भी किस्म के आशंकित अनिष्ट की संभावनाओं के बारे में सोचना और उसको फ्यूल देना, और वो आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर उसको ये पता चलेगा, फिर वो ऐसे इस तरीके से चलता रहता है और आप
बाय द टाइम लौट के वापस आते हो तो आपको रियलाइज होता है कि निकलता आपने कुछ नहीं होता, बहुत कुछ देर नहीं। से पानी नहीं पिया। और मैंने एक जगह एक कोट पढ़ा था कि आपकी जिंदगी में असल की जो दुर्घटनाएं हैं वो आपने कभी नहीं सोची हैं। तो जो चीजें आप बहुत सोचते रहते हो ना कि ये बुरा हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा, वो नहीं होता है। हमेशा वो अप्रत्याशित ही होता है। और फिर जब बाद में जो भी बुरे होते हैं चीजें या डिजास्टर होते हैं तो आपको हर बार ध्यान आता है यार यार ये नहीं सोचा था जो हो गया। और उस सोचने के क्रम में दरअसल आप अपने आप को कई बार मानसिक रूप से तैयार भी कर रहे हो। तो जैसे हम में से कई लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु की आशंका का, चाहे ऐसे फ्लीटिंग सा थॉट आए, चाहे वो देर तक ठहरे, वो थॉट आता है। तो मैंने एक दफ़ा एक मनोवैज्ञानिक से ये पूछा कि ऐसे क्यों आता है, ब्रेन ऐसे क्यों सोचता है। तो उन्होंने कहा कि वो तैयार कर रहा होता है, क्योंकि एक दिन तो वैसा होगा ही ना कि या तो आप सडनली जाओगे या वो सडनली जाएंगे, या कभी आपको अपनी मृत्यु का ख्याल आने लगे। किसी दिन आप सोने जा रहे हो और आपको लगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये होता है कि जब आप सोने जा रहे हो तो आपको नहीं पता है कि आप आखिरी बार सोने जा रहे हो, आप नहीं उठे, उसके बाद जो है वो दुनिया के हिस्से में है, आपका वो जीरो पे आ गया। तो जब इस तरह ख्याल आते हैं तब आप उसको बहुत ओवर थिंकिंग करते रहते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहते हो। जीवन के पड़ाव में जहाँ हम पहुँचे वहाँ सोचिए 2015 में यही कोई समय रहा होगा जब मैं मुंबई गया। तो बस वाले से, जब मैं बस से इंदौर जा रहा था वापस मुंबई पहुँचने के बाद कुछ घर पे, तो मैंने बस वाले को रास्ते में बोला कि प्लीज़ मुझे पेशाब आ रहा है, रोक दो। तो उसने रोकी नहीं, मुझे बोतल दे दी एक, ठीक है, कि यहीं कर लो, ठीक है। और साल भर में साहब काम इतना चला कि हम सीधे बिजनेस क्लास और उसमें जाने लगे, ठीक है। तो प्लेन में जब हम शुरू में जब शोज़ करने के लिए इधर उधर शहरों शहर जाने लगे, तो क्या कि इकोनॉमी में बैठते थे पहले तो, ठीक है। तो लगातार एक मन में ख्याल है, मुझे झूलों से बहुत डर लगता है, जो ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऐसा वो सब। ज़मीन का मैं राजा हूँ, ठीक है। हवा अपने को समझ नहीं आती है बिल्कुल भी। ऊपर से जायंट व्हील में लोग कैसे जुड़ते हैं, जो जायंट व्हील का प्रॉब्लम है कि वो एक तो ऐसे जा रहा है और वो हल्का उधर भी जाता है, थोड़ा हिलता है हल्का सा, तो अधर सा लगता है आपको, ठीक है ना। और फिर जब नीचे आते हुए फिर इधर ऊपर चला जाता है, वो हल्का सा इधर हो जाता है, जरा सा मूवमेंट है पर वो मेरी जान लेता है साहब। तो इस तरह के डर के साथ प्लेन में लगातार सफ़र करना, तो मुझे ये लगता ही है कि प्लेन गिरने वाला है और गिरेगा ही, और ये लगातार एक थॉट आपके दिमाग में रहता है। और क्योंकि मेरे परिवार ने जिस तरह के संस्कार मुझे दिए, मेरे सेल्फ से आता ही नहीं है। एक होता है ना, यूजुअली जो लोग मशहूर होना चाहते हैं उनका सेल्फ का बहुत वो रहता है कि मेरा नाम हो, मेरा ये मेरा हो। मेरे को खानदान से मिला है ये कि तुम्हारा नाम होगा और तुमको ये करना है और ये करना। और इसके बिलीवर मेरे सब है, मेरे दादा, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे चाचा ताऊ, भाई सब दोस्त सब लोग इसके अंदर शामिल है कि वो श्योर हैं कि तुम्हारा नाम हो जाएगा तो अपन ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। मुझे लगता है प्लेन क्रैश होगा तो कैसे होगा कि भाई प्लेन तो ऐसे गिरता है ना खड़ा, नोज डाइव ही होगा, तो मैं तो पीछे हूँ, ठीक है, थोड़ा तो बचने का चांस है ही, जैसे है ना, ऐसे सोचता था मैं। फिर जब मेरे को बिजनेस क्लास मिलने लगी, ठीक है, तो फिर मैं ये सोचने लगा कि यार पायलट के तो हाथ में ही रहता है थोड़ा बहुत आखिरी तक तो कंट्रोल, है ना, वो क्यों खड़ा गिराएगा अपने आप को, तो बचाएगा वो टेल पहले लगाएगा, वो टेल गिराएगा पहले, ठीक है। अब आप बचने के, तो इसका पहला जो अनुभव हुआ मुझे इसके बारे में, और ये ख्याल ऐसा है कि बहुत देर तक रहता है मुझे कि, तो पहली बार जब मैं गया इंदौर तो क्या हुआ कि वो उसने एकदम से नीचे किया प्लेन धक से, ठीक है। और मैं ये कैलकुलेट करने लगा कि मैं मर गया तो अब क्या, अलाइनमेंट क्या है, मेरा मोबाइल फ़ोन कौन रखेगा, ठीक है, और क्या फुटेज है। बहुत सारे शो शूट किए थे, रिलीज़ एक भी नहीं हुआ था। तो मैंने कहा ये इसकी क्या डॉक्यूमेंट्री बनेगी क्या, कि एक लड़के का नाम होता सा रह गया भाई, ठीक है ठीक है। तो बड़ी मुझे चिंता हुई कि नहीं यार और फुटेज चाहिए यार, ये तो कम है फुटेज, समझ रहे लेजेंडरी डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से तो मामला कमज़ोर है अभी, है, और लगेगा उसके अंदर। अब लगातार साल में फुटेज तो बहुत आ गई है, पर मुझे समझ में है कि फुटेज की प्रॉब्लम नहीं है, मैं जीना भी चाहता हूँ फुटेज तो बहुत है पर मरना थोड़ी है मुझे तो मैं पूरे टाइम आप बहुत रैशनल बनते हैं, आपको लगता है कि भगवान है नहीं है, धर्म है नहीं है, ये सब बातें तब तक ही हैं जब तक आपका प्लेन गिरना नहीं शुरू होता, ठीक है। एक बार जो उसने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, आप सारी आपको कुरान की दरूदें और श्लोक जितने सब भगवान मान्य हैं जैसे ही होता है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा रिकरिंग थॉट है, और हर हादसे के साथ वो थॉट जो है वो मेरा बहुत माइंड लेता है। और एयर ट्रैवल ज़्यादा सेफ ट्रैवल है ही नहीं अभी भी कोई, ट्रू सेफेस्ट। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा
थोड़ा मुझे आई थिंक आई शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स, इसलिए मैं फ्लाइट में बहुत बातें करता हूँ, इसलिए मैं नए दोस्त ढूंढ लेता हूँ फ्लाइटों में। बहुत दोस्त मैंने बनाए हमको देखना ही नहीं टेक ऑफ और टेक ऑफ। हाँ, मुझे लैंडिंग मालूम ही देखनी नहीं। नहीं हाँ, है। हम इतने बिजी थे कि वो एकदम अच्छा हो पता गया कि क्या हो गया क्या पता ही नहीं चला। हाँ हाँ। और जो हमारे देखने वाले हैं, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपका वो वाला मोमेंट कौन सा है जिसमें आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ पे दिमाग में लगाम लगाने की ज़रूरत है। अपन आगे बढ़ेंगे। ये रिपोर्ट ना आपके पास पड़ी हुई है, आप चाहें तो एक बार उठा के देख भी सकते हैं। एक इसमें अगला हिस्सा है कि सर्च हिस्ट्री ना खुल जाए, इसको लेकर के साहब बहुत ओवरथिंक करते हैं लोग। हमको डर है कि हम और जाकिर एक दूसरे को और इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में जो रीलें भेजते हैं, बस मुझे तो वो तो सब मतलब जेल तो नहीं हो सकती, वो कोई वो बात नहीं है, पर वो मेरे ख्याल इतनी से वियर्ड रीलें होती हैं, इतनी वियर्ड रीलें होती हैं समाज में उठने बैठने लायक नहीं है वो नहीं। बातें। और वो देखते ही मेरा पहला ख्याल होता है कि मैं इसको जाकिर को भेज दूं एकदम पट से, रात में 2 बजे, दिन के 2 बजे। एक मुझे सर्च हिस्ट्री की जो बात है वो निजता है मेरी, प्राइवेसी है मेरी, वो ठीक है कि मैंने एक लड़के को देखा कि उसकी सगाई हो गई है, ठीक है, उसने फोटो डाली, वो वियना गया है। उससे मुझे याद आया कि साहब हमारी जो 10th में जो दोस्त थी नेहा नाम की, जो हमको थोड़ी पसंद भी थी, उसके फादर वियना घूमने गए थे, पर नेहा कहाँ है, ठीक है। ओवर थिंकिंग चल रही है कि नेहा किधर है यार, ठीक है। अब रात को 3:30 बजे पूरा नाम लिख के सर्च किया सर्च, और नेहा का नाम शर्मा ही होगा, ठीक है। तो ढूंढते नहीं बन रहा है, क्योंकि नेहा शर्मा जो है अत्यंत तादाद में पाई 10 जा रही मिलियन है, से कम तो होंगे, ठीक है ना। अजय देवगन के बाद अगर कोई है तो वो नेहा शर्मा है, ठीक है। जितने अजय देवगन के कॉपी हैं उतनी ही नेहा शर्मा है। अब वो नेहा शर्मा आप ढूंढ रहे हो। अब आप अगर मान लीजिए कि ऐसे में आपकी प्रेमिका किस दिन आपका ये सर्च हिस्ट्री एक्सेस कर ले, तो आप ये कैसे समझाओगे कि मैं क्यों नेहा शर्मा ढूंढ रहा हूँ 3:30 बजे रात को, जबकि कोई मेरा रोमांटिक उसके अंदर वो नहीं है, बस एक भीतर का कोलंबस जाग गया। एक भाई कुछ मानसिक खोजा यात्रा जाए। है, एक आप निकल मानसिक यात्रा। दूसरी चीज क्या है कि ये तो तब है जब आपको पता है कि नेहा अभी भी शर्मा है, हाँ, पर दिक्कत ये है कि अब नेहा शर्मा के अलावा वर्मा, मिश्रा, देखिए आपकी जान पहचान की किसी भी लड़की, खासकर टीनेज में आपने जब वो किसी भी लड़की की कहीं पे भी शादी हो, आप सेंस ऑफ लॉस तो है उनके लिए आसान है, हाँ, पर वो खोज नहीं रही है। एक उसमें हमारा नाम नहीं बदला, एक उसमें वो भी है कि हमको मिली होती तो है ना, एक उसमें वो भी है कि भाई सही लोगों और को वो अनिवार्य रूप से उनका पार्टनर हमको चोमू ही लगता है। हाँ। पर वो है कि आपको बुरा तो लगता ही है कि अरे उसकी भी हो गई, अरे यार, ऐसा एक वो बोध है एक। और कितनी रातों में आप कितने प्रोफाइल्स पे जाते हो कि इसकी तो कॉमन फ्रेंड होगी ही, अब उसने वो प्राइवेट कर रखा है, पब्लिक कर रखा है, उसकी फ्रेंड लिस्ट, उसकी सब्सक्राइबर लिस्ट, बहुत मेहनत का काम है। अच्छा, दूसरा क्या कि सिर्फ बात दोस्तों की नहीं है, लड़कियां जो पसंद है उनकी नहीं है, कुछ दुश्मन भी थे आपके, है ना। जैसे स्कूल की दुश्मनियां नहीं भुलाई जाती हैं, इतनी पेटी बात है ये, ठीक है। आप कितने ही बड़े आदमी हो जाओ, उस हरामी की तो मैं ऐसी कर दूंगा अभी भी, समझ रहे। बड़प्पन वड़प्पन सब एक जगह, ठीक है। उसको तो अभी भी रगड़ूंगा मैं, मिले तो मुझे दोबारा एक बार, 1-2 कंटाप का उधार बाकी है। हाँ, और क्या है कि जिसने 9th में हाथ चला दिया था, लगा तो नहीं था पर चला तो दिया था लड़की के सामने, है ना। एक बार उसका एक अपमान तो बचा है ना, जीवन के शुरुआती अपमानों में से तो आप उनको भुला थोड़ी सकते, तो उनका भी एक ट्रैक रखना है ना। अपने दुश्मनों पे नजर नहीं तो फिर क्या मतलब है कि नहीं, तो वो भी एक हिसाब आपको रखना है। वो इतना पैटी है को आप थोड़ी चाहते हो कि लोग देख लेंगे, अरे यार ये इनको क्यों फॉलो कर रहे हैं अपनी फेक प्रोफाइल से, अच्छा थोड़ी लगता है। वो हमारी पार्टली सीक्रेट लाइफ, मार्केस कहते हैं ना कि हर इंसान की 3 जिंदगियां होती हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड सीक्रेट। तो हमारी जो सर्च है वो प्राइवेट और सीक्रेट के बीच कहीं होती है। मेरे ख्याल से सरकार को इस पे बैन लगाना चाहिए कि इट्स नॉट अलाउड, है ना, क्या कि आप किसी, वो बहुत पर्सनल है, राजद्रोह जैसा अपराध है ये, कि आप किसी की सर्च नहीं देख सकते, आपकी तुमने किसको सर्च किया। अदृश्य किस्म के श्राप लगा देने चाहिए उसमें, देखते ही वो एकदम फलके पड़ जाएं। हाँ। हमारा एक मित्र पत्रकारिता में ही है, और वो उसकी अंग्रेजी भाई की बहुत अच्छी नहीं है, मतलब खराब है, तो वो जब सर्च करता है ना, तो एक दिन कुछ थीम सॉन्ग, फार्मर थीम सॉन्ग ऐसे कुछ सर्च कर रहा था किसी स्टोरी के लिए, कहता मुंह उधर कर लो। मैंने क्या हुआ, बोले मैं थीम सॉन्ग सर्च करनी है, तो मैंने करो, बोले नहीं स्पेलिंग लिखनी है,
तो उसको थीम की स्पेलिंग नहीं आती, तो उसने लिखा THEAM ठीक है। सॉन्ग। हाँ। और मैंने एक दिन ऐसे गया तो उसके बाद दूसरा सर्च था कि प्रेशर कुकर फट जाए तो क्या करें, वाह। खराब सी स्पेलिंग में हाँ। कि प्रेशर कुकर अगर आपके घर में फट जाए। इस तरह के एम्बैरेसिंग सर्च रिजल्ट्स अगर बाहर हो जाएं, आपको याद हो बीच में एक आध उस तरह की चीज आई थी जिसमें आप एनोनिमस मैसेजेस भेज सकते हैं लोगों को, हाँ। है ना? किसने भेजे हैं पता नहीं चलेंगे, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे पोस्ट थे, भी कर गाली रहे भी थे, दे रहे हाँ। थे, और हाँ तो वो लोग भी। पोस्ट कर रहे थे फिर ये आया था कि साहब कोई एक ऐसा टूल आ जाए कि $1 लेगा सबसे और सबके बता देगा किसने किसको भेजे। बड़ा कोहराम मचा था इस बात पे कि ये सच नहीं, में ऐसा ना हो। ये कोई तरीका नहीं अगर है। ये वाली सर्च हिस्ट्री, ऐसा सोचना तो मतलब बनता है कि अगर ये वाली सर्च हिस्ट्री हमारी जो है ये कहीं एक जगह तो रिकॉर्ड हो ही रही है, आप कितना भी डिलीट करते रहो किसी सर्वर में तो जा ही रही है, इसको पब्लिक अगर कर दिया जाए तो लोग कितना जज करेंगे। हाँ हाँ, मतलब वो तो ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये इतना पर्सनल, क्योंकि अज्ञात आपकी कब है। हाँ आपकी ओवर थिंकिंग का ही पार्ट है वो। आप जो सोच रहे हैं वो आपने मोबाइल में ढूंढने की कोशिश करी कि यार ये क्या हो, तो वो जो आप सोच रहे हैं मतलब ये किसी को आपने एक्सेस दे दिया अपने दिमाग में कि आप क्या सोचते हो, हाँ वही है ना? ब्रेन उसके का अंदर- एक्सेस है ये। तो वो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए ना, मतलब वो इसलिए पर्सनल है वो आपका। दूसरा, राइटिंग की जो स्पेलिंग की जो बात है, मैं खुद भी उसी समाज से आता हूँ सर। मैंने पोस्ट डिलीट करी है पुरानी, तब तो फेसबुक था नया नया 2009-8-9 अच्छा, वो आप लिखते थे क्या VRY को वेरी को नहीं, ये सब एब्रीविएशन ये में लिख नहीं दिया? नहीं, मुझे ये कूल लोग बहुत घटिया होते हैं एक नंबर के, खुद कोई चीज चालू करते फिर हम लोग करते तब तक ये लोग आगे बढ़ जाते। अरे यार और हमको बताते नहीं कि ब्रो सिलेबस बदल कि गया। हाँ कि FRND था ना, फ्रेंड, वानो फ्रेंड, ठीक है, कूल hey, I आजकल wanna be कूल की friend। स्पेलिंग आजकल क्या चल रही है? KWEL चल रही है, बीच में तो KEWL, KWL हुई थी। KWL क्या चल रही है? KWEL अभी चल रही है। अच्छा। ऐसा अभी तक जो मुझे मालूम था, आगे कुछ लास्ट चेक जो था। QL कर दिया हो तो उनका कोई भरोसा नहीं है। पर हाँ मैं कह रहा हूँ कि भाई तुमने बोला तो हमने FRND लिखा, हम तो FRIEND लिख रहे थे ना, तुम्हारे कहने पे लिखा, फिर कैसे अनुकूल हो गया? तो मैंने किसी ने मुझसे पूछा व्हाट डू यू डू, तब आ गए थे हम दिल्ली, तो मैंने सर लिखा उसको आई एम अ राइटर, और स्पेलिंग लिखी RIGHTER। वाह, सो राइट। मैं बता नहीं सकता अब कि मैं अधिकारवादी हूँ। नहीं, मैं अधिकारवादी हूँ, मैं राइट कर देता हूँ सब कुछ लिख मैं के। सबको राइट कर दूंगा एक बार में। मैंने कहा ना, हम उन कपड़ों के ऊपर जरूर पहन के चलते हैं कि अपन ठीक कर लेंगे। और उसने लिखा था या राइट। तो दिमाग पर आपके लगाम लगाने का जो भी किस्सा है आप शेयर करिए। हमने ओवर थिंकिंग पर अपने हिस्से की बातचीत की, ये पड़ी हुई अपन इसको चबा लेंगे अब इसके बाद। ठीक है जी साहब। बिल्कुल। और शो के दौरान हमने पानी नहीं पिया, जैसे जाकिर ने कहा था, बहुत सारा पानी पीना है। जी साहब। और बहुत बहुत शुक्रिया लैलेंट टॉप देखने के लिए। इस शो के प्रोड्यूसर हैं अभिलाष प्रणव। ओवर थिंकिंग कुछ हद तक, जैसे हम जो बात कर रहे थे, कुछ मायनों में तो उसकी यूटिलिटी अपन ने पाई है इस सभा के, इस समागम के बाद निष्कर्ष के तौर पर कुछ तरह की ओवर थिंकिंग है जिनमें दिमाग पे लगाम लगाएं तो ही ठीक है। मतलब दिमाग पे लगाम रखना इसलिए भी ज़रूरी है, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे भय वो हैं जिनको आप सोच सोच के ईंधन देते हो, और जितने भी बदलाव हुए हैं वो ओवर थिंकिंग को रोक के और एक्शन में। जैसे मैंने बहुत बरस सोचा कि मैं जिम करूंगा, मैं वेट ट्रेनिंग करूंगा, क्योंकि दुनिया के सारे लोग कह रहे हैं कि वेट ट्रेनिंग करनी सोचो चाहिए। मत, कर दो। हाँ, चाहे थोड़ा थोड़ा करो पर कर दो। तो वो ओवर थिंकिंग से एक्शन की तरफ आने वाली रिपोर्ट, जैसे किसी ने बहुत ओवर थिंकिंग करके ये सोचा होगा कि साहब ऐसी एक रिपोर्ट बननी चाहिए, पर फिर वो ओवर थिंकिंग नहीं करता रहा, उसने लोगों के लिए क्वेश्चनर तैयार किया, सवाल बनाए और एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी। तो ओवर थिंकिंग के बाद क्या, वो महत्वपूर्ण है। तभी कहते हैं दिमाग पे लगाम लगाना जरूरी है साहब, इसीलिए। वाह, 3 बार बोल दी पंच लाइन गाइस, अब तो हो गया। देखते रहिए दी लैलेंट टॉप। थैंक यू।